तो आज के पॉडकास्ट हम लोग डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे कैसे चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया, कैसे सनराइजर्स ने एक थ्रिलिंग गेम में पंजाब को हराया, एंड लास्टली मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का एक प्रीव्यू भी निकालेंगे। साथ ही साथ यूसीएल क्वार्टर फाइनल्स में रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी की बात करेंगे, आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख की बात करेंगे और पीएसजी वर्सेस बार्सा का एक प्रीव्यू भी निकालेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो भाई आज का पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल बिकॉज एक कमबैक हो चुका है यहाँ पे। मेरा भी कमबैक हो गया। मेरा भी नहीं मतलब चीज और किसका कमबैक हुआ है? नहीं, मुझे लगा कि हम लोग मैचेस की बात करेंगे तो उसमें कमबैक करा है। नहीं भाई, तुम्हारा कमबैक हुआ है। अब तुम क्यों आए हो वापस, ये बता दो एक बार। भाई अभी जो मैच चल रहे थे यूसीएल के, स्पेशली रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी, जैसे एकदम वो माउथ वाटरिंग क्लैशेस थे। तो वो इधर वे देखने तो थे ही मुझे, एंड सिंस मैं देख भी रहा था अच्छे से मैचेस, तो व्हाई नॉट कम बैक ऑन द पॉडकास्ट एज वेल। तो अब क्या तुम्हारा परमानेंट कमबैक हो गया फिर क्या है? नहीं, परमानेंट तो नहीं हुआ है, बट मतलब जैसे जैसे जो मैचेस मैं देखूंगा एक्चुअली में, आई सर्टेनली ट्राई कि मैं उसमें पॉडकास्ट पे भी आऊँ। मतलब बार्सिलोना वाला अगला देखोगे? नॉट श्योर, बट देखते हैं। बट आज जो है हमें कई सारे टॉपिक्स कवर करने हैं एंड काफी सारे भाई बढ़िया मैचेस हुए। मतलब मैं अगर चेन्नई और केकेआर वाला मैच हटा दूं तो ऑलमोस्ट सारे मैचेस ही बहुत तगड़े हुए हैं। हाँ, राइट। बट हम लोग स्टार्ट आईपीएल से करेंगे। हमें 3 मैचेस की बात करनी है आईपीएल में, एंड फिर सिमिलरली 3 मैचेस की बात करनी है फुटबॉल में यूसीएल की जो है। तो चेन्नई और केकेआर वाला जो था वो मैंने लाइव स्ट्रीम पे कवर करा था एंड उसका मैंने क्लिप निकाल के डाली थी, क्विक रिव्यू था। एंड उस पे हमने वो क्लिप्स वाला चैनल पे अपने डाली, सेकंड चैनल पे, एंड उसमें तुमने कमेंट्स तो देखी होंगे। काफी बैकलैश मिला हुआ है। राइट, तो भाई वो बैकलैश को एड्रेस कर लेते हैं। ठीक है, आई वाज एक्चुअली अबाउट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इतना सब उस पे देखा एंड वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग जो भी मैंने बिट्स एंड पार्ट्स में मैच देखा था, मैं भी थोड़ा बहुत रेजोनेट उस सेंटिमेंट से कर रहा था, क्योंकि जिस तरीके से लोग खेल रहे थे मेरे दिमाग में भी ये था कि शायद पिच स्लो है इसलिए लोग ऐसे खेल रहे हैं। तो तुमने वो क्लिप देखी है फिर पूरी लाइव स्ट्रीम देखी है? नहीं, मैंने क्लिप देखी है, बट मैं कह रहा हूँ कि जब मैं मैच देख रहा था तो भी मेरे दिमाग में ये चीज आई थी। जो भी लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं ना कि पिच काफी स्लो थी, सिर्फ ये ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज केकेआर प्लेड स्लो एंड देन उसके बाद जो सीएसके की इनिंग्स थी वो भी काफी स्लो खेली। भाई यही तो बकवास है। हाँ, मतलब ओके, यू कैन एनलाइटन अस। नहीं, इन द सेंस की देखो मैं ब्लेम नहीं करता किसी को, क्योंकि उन लोगों ने वो क्लिप देखी है, उन लोगों ने वो पूरी लाइव स्ट्रीम नहीं देखी है। अच्छा, ओके। तो वो क्लिप में जो स्टार्टिंग थी क्लिप की, अब उसमें मेरी भी थोड़ी बहुत गलती है, मैंने क्लिप को कट इस तरीके से करा है। उसमें मैंने पहला शब्द क्लिप में बोला है कि भाई पिच की कोई गलती नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी। अब उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था वो लाइव स्ट्रीम में समझ में आता, वो लाइव स्ट्रीम किसी ने देखी नहीं जाके। लाइव स्ट्रीम में मैंने क्लियरली बोला है कि पिच was much slower than what it turned out to, or what was expected to be. In fact, मैंने लाइव स्ट्रीम में कोट भी करा है रविंद्र जडेजा का आफ्टर पिकिंग द 3 विकेट्स। उसका जो होता है ना मिड ब्रेक में जो आता है इंटरव्यू होता है, उसमें मुस्तफिजुर रहमान को पर्पल कैप पहनाई थी, फिर उसका इंटरव्यू हुआ था। तो मैंने वो लाइव स्ट्रीम में कवर किया था जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द रिव्यू। उसमें मैंने बोला भी था कि जडेजा ने खुद आके कहा है कि द पिच इज श्योरली नॉट एज गुड एज इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी। कि जितना हम लोग सारे पिच रिपोर्ट जो एक्सपर्ट्स बता रहे थे टीवी पे कि बहुत ही अच्छी बैटिंग विकेट होने वाली है, 200 रन बनने वाले ही होने वाले हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। पर वो मैंने बाय चांस पता नहीं क्यों वो मैंने खुद ही नहीं लिखा रखा क्लिप के अंदर। दिस इज बिजनेस। मतलब वो मैंने स्टार्ट ही उस तरीके से करी। नहीं भाई, बिजनेस क्या, मेरी उसमें वो हो रहा है, मेरे को गाली पड़ रही है। तो वो जितने भी लोग हैं जो कि गुस्सा हुए उस चीज से, पहली बात तो भाई आई वुड रिक्वेस्ट यू, वो मैं कमेंट्स में हमेशा लिंक इसीलिए डालता हूँ, जाके एक बार देख लो किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है, एंड जो पब्लिक का सेंटिमेंट है उस वीडियो पे कि तुम गलत बोल रहे हो, पिच एक्चुअली में गलत थी। भाई मैंने वो चीज़ एग्जैक्टली बोली है लाइव स्ट्रीम में। तो हम दोनों सेम पेज पे हैं मेरे भाई। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिच जो है वो बहुत अच्छी विकेट थी बैटिंग के लिए। तुम लाइव स्ट्रीम में जाकर देखोगे तो मैंने खुद स्टार्ट ही इस बात से करी है। हाँ, वो क्लिप पे नहीं आई है, वो अलग बात है, बट पूरी लाइव स्ट्रीम में मैंने वो कवर करा हुआ है। तो पहली बात तो एड्रेसिंग द कंट्रोवर्सी इफ एट ऑल। दूसरी बात, मैंने फिर क्लिप के स्टार्टिंग में ये क्यों बोला कि पिच का कोई वो नहीं लेना देना था, पिच ठीक थी, उसके पीछे भी एक रीजन है। ओके, जब बात यहाँ पे आ जाती है कि क्या आपने एक्सपेक्ट किया था और क्या पिच वैसे निकल के आई कि नहीं आई, तो डेफिनेटली पिच वॉज मच स्लोअर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड टू बी। इनफैक्ट पिछले जो 2-3 मैचेस चेन्नई के होम मैचेस थे, बहुत अच्छी बैटिंग विकेट थी वहाँ पे, सब सरप्राइज थे। क्लियरली ये स्लो टर्नर थी। बट मुझे ये बात पसंद नहीं आई कि सारे के सारे केकेआर फैंस जो हैं, एंड बाय द वे मेरे से बड़ा केकेआर फैन शायद ही कोई है, वो सारे के सारे केकेआर फैंस इस डिल्यूजन में है, इस एरोगेंस में है कि वो गलती मानने को तैयार ही नहीं है भाई बैट्समैन की अपनी, कि भाई पिच ऐसी थी इसलिए हमारे बैट्समैन नहीं खेल पाए, वरना तो हम मतलब पता नहीं क्या ही उखाड़ देते चेपॉक में एक्चुअली में। क्योंकि पिच का अगर हम लोग ले भी कॉन्टेक्स्ट में कि स्लो थी, तो बाय अ स्लो पिच यू काइंड ऑफ थिंक कि चलो शायद 150-160 स्कोर बन जाएगा।
बट द फैक्ट इज कि जो लोग सीएसके को भी कह रहे हैं ना कि उन लोगों ने भी काफी लेट जाके चेस करा, पॉइंट इज उनने 17 समथिंग ओवर्स में चेस कर लिया था, तो अगर वो भी पूरा खेलते तो 150 160 वो भी बना सकते। भाई मैं एग्जैक्टली बोलने वाला था, बढ़िया पॉइंट बोला है कि श्रेयस अय्यर ने भी ये सेम चीज़ खुद बोली है, गायकवाड ने भी ये चीज़ सेम खुद बोली है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, और ये चीज़ मैंने लाइव स्ट्रीम में भी बोली थी बिफोर दीज गाइस सेड इट। अब भाई मैंने फिर से वो क्लिप में नहीं डाला, लेकिन मैंने वो कि जो मेरा रीजन है बोलने का कि पिच की कोई गलती नहीं थी, वो किस कॉन्टेक्स्ट में है वो लाइव स्ट्रीम से समझ में आता है, विच इज कि भाई अगर आपने 40-45 रन शॉट हो ना, अगर आप 160-170 का था ये और आपके 137 बन रहे हैं, आप 30-35-40 रन शॉट हो आराम से, तो फिर आप पिच को ब्लेम नहीं कर सकते। पिच को जो होता है ना कि पिच की वजह से हम थोड़ा हार गए गेम, वो कब होता है जब आप जो एक्सपेक्टेड स्कोर होता है उससे आप 10-15 रन अंडर स्कोर कर जाओ, ज्यादा नहीं। मतलब क्या होता है ना कि हमने टारगेट इतना लिया था बट हमने पिच को सही से असेस नहीं करा, तो हम 10-15 रन से अंडर अचीव कर गए, विच मेंट कि 19-20 ओवर में जाके गेम खत्म हो गया, वो लोग कंफर्टेबली जीत गए। तब आप पिच का वो मार्जिन लेके चल सकते हो कि हाँ अगर पिच को सही से एनालाइज करा होता तो हम लोग का जो ये थोड़ा सा फाइन मार्जिन था वो हम रह गए होते, एंड तब मैं एक्सेप्ट करता कि हाँ पिच की वजह से शायद हमारा ये थोड़ा कैलकुलेशन रह गया। बट अगर तुम 30-40-45 रन से पीछे हो तो मेरे भाई तुम्हारी पिच में कोई गलती नहीं है। मैं ये पर्पस था बोलने का कि पिच में गलती नहीं है, तुम्हारे अप्रोच में और तुम्हारी बैटिंग की क्वालिटी में गलती थी। एंड श्रेयस अय्यर ने खुद वो बात बोली है, बट वो चीज़ किसी ने सुनी नहीं होगी, तो उन्होंने बस वो एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट उठा लिया, उनको लगा कि मैं पिच को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। ब्लेम तो पहले बात किसी को नहीं करना चाहिए, बट हाँ ये डेफिनेटली बात ट्रू है कि पिच स्लो थी उससे, बट दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एक्सक्यूज। ये एक्सक्यूज मेंटालिटी नहीं, पिच वाला तो आई थिंक वैसे भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सेम पिच दोनों टीम्स के लिए यूज हुई है। कई लोग कहेंगे कि फिर सेकंड इनिंग्स में ड्यू आ गई थी तो सेम नहीं है, उसको भी मैं भी काउंटर करूंगा। या अभी कर ही लेते हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस। भाई ड्यू जो पड़ी है ना वो 8 बजे से पढ़नी शुरू हो गई थी, 7:30 बजे गेम शुरू होता है। अच्छा हाँ, 8 बजे से ड्यू पढ़नी शुरू हो गई थी। और जो इन लोगों ने इतना बड़ा हवा बना दिया ना सोशल मीडिया पे कि ड्यू तो इतनी पड़ गई है कि स्विमिंग पूल लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, इतना कुछ नहीं था। वानखेड़े में जाके खेलोगे इससे ज्यादा ड्यू पड़ती है। तो ये कोई नई बात नहीं है, तो वी शुड नॉट हैव बीन सरप्राइज्ड बाय दिस एंड वी शुड नॉट हैव बीन अंडर प्रिपेयर्ड फॉर दिस कि टॉस हार गया तो मतलब गेम ही हार जाओ। जो बंदा खेला हुआ है वो तो कभी ये चीज़ यूज ही नहीं कर सकता। तो तुम खुद सोचो अगर श्रेयस अय्यर आके ये चीज़ पब्लिकली बोल दे कि टॉस हार गया इसलिए गेम हार गया, कितनी गाली पड़ेगी। ये मेंटालिटी तो कभी रखनी नहीं चाहिए, ना किसी प्लेयर को ना किसी फैन को। तो यही चीज़ मैं प्रोपोगेट करना चाहता हूँ। तो blaming the pitch and the toss is the dumbest thing that anyone could do. I do not promote this at all. ये victim mentality तो हमें रखनी नहीं चाहिए। अगर हम लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम थर्ड बेस्ट फ्रेंचाइज हैं, एलीट कैटेगरी में आते हैं, आरसीबी से क्यों कंपेयर करते हो, तो भाई मेंटालिटी भी उस टाइप की रखो। तो मैं तो वही पोर्ट्रे करता हूँ। वुड यू एग्री विद दिस? आई थिंक आई वुड एग्री, एंड व्हाट यू सेड कि हम थर्ड बेस्ट फ्रेंचाइज है तो हमें ये चीज़ रखनी चाहिए। एक्चुअली में ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि वेरी रेयरली यू सी कि एक सीएसके फैन और या फिर एक मुंबई फैन इस चीज़ पे सोच के नहीं भाई पिच गंदी थी इसलिए हम लोग हार गए मैच। वेरी रेयरली यू सी दैट कि वो लोग इस चीज़ को ब्लेम कर रहे हैं। तो आई थिंक इफ यू वांट टू पोर्ट्रे योरसेल्फ, या फिर वैसे है भी एक्चुअली में फैक्चुअली भी कि दे आर द थर्ड बिगेस्ट फ्रेंचाइज, तो आई थिंक यू शुड बिहेव लाइक देम आल्सो। राइट, तो यही एग्जैक्टली मेरा पॉइंट, इतना ही पॉइंट था वो बोलने का जो मैंने पिछले वाले रिव्यू में बोला था। बट नाउ लेट्स कम टू द टैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। ठीक है, कहाँ हम गेम हारे, कहाँ कमी रहेगी, वो सब चीज़ें डिस्कस करते हैं जल्दी से। पहली बात तो मैं लाइनअप्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियो में, जस्ट टू पुट इट आउट वेरी क्विकली। समीर रिजवी, मुस्तफिजुर रहमान एंड शार्दुल ठाकुर, ये 3 बंदे चेन्नई के लिए वापस आ गए थे। केकेआर के लिए सेम लाइनअप थी। इम्पैक्ट प्ले का रूल जो था उसमें थोड़ा चेंजेस आए थे, अनुकूल रॉय को लेके आए थे, वो डिस्कस करेंगे एज इट हैपेंस। जब फर्स्ट इनिंग शुरू होती है, तुमने देखा था फर्स्ट इनिंग जब पावर प्ले हुआ था, जब नारायण ने पिटाई करी थी, 56 रन थे पावर प्ले में, एक ही विकेट गिरा था सॉल्ट का, जो कि पहली बॉल पे गिर गया था। उसके बाद उस वक्त व्हाट वर योर फीलिंग्स, व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग कि अब क्या टारगेट होने वाला है? आई थिंक वेरी ऑनेस्टली मैंने जो केकेआर का बहुत तगड़ी तरीके से जो एकदम बॉल टू बॉल मैच देखा था, वो शायद मैंने आरसीबी का काफी अच्छे से फॉलो किया था, झूठ का आरसीबी के साथ था, और उसमें उन लोगों ने एकदम ही पिटाई कर दी थी। तो आई थिंक मेरे दिमाग में एक्सपेक्टेशंस थोड़ी उससे लाइक ही थी, सेम कि प्रॉपर पिटाई होगी इस मैच में, एंड स्पेशली व्हेन यू सी नारायण ओपनिंग, तो आपके दिमाग में तब भी आता ही है कि ये चीज होगी। Obviously it did not pan out the way I thought it would. And still run rate 9 से ऊपर की थी। 9 से ऊपर की थी। That just goes on to show कि केकेआर के स्टैंडर्ड्स कितने अभी ऊपर हैं। हाँ, काफी अच्छे हैं, स्पेशली इन द ओपनिंग डो जो हम लोग बात करते हैं। तो आई थिंक इट वाज अ डिसेंट पावर प्ले भाई, कुछ खराब नहीं था। एंड द फैक्ट कि वो पावर प्ले में उतने रन नहीं आए थे, इट क्लियरली मेंट कि पिच उस लेवल की नहीं जितना हम सोच रहे थे। तो ये वंस अगेन भाई, ये तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए क्लिप देख के। बट देन अगेन व्हाट वुड यू से अबाउट द इंटेंट ऑफ द बैट्समैन? यही सबसे बड़ा टैक्टिकल पॉइंट था हमारा। हमने अभी तक पिछले 2-3 मैचेस में जो हम लोग जीते हैं,
एक चीज कॉमन क्या है, तुमने भी थोड़े बहुत ही देखा है बट तुम भी समझ जाओगे क्या केकेआर की बैटिंग में इंटेंट ऐसा क्या था जो कि टैक्टिकली हमें सक्सेसफुल बना रहा था. व्हाट डू यू थिंक? मतलब आई थिंक बना ये रहा था क्योंकि पहली बात तो आपकी बैटिंग डेथ बहुत अच्छी है, तो आप फ्रॉम द गेट गो यू सी दैट कि दोनों फिल सॉल्ट एंड अपना जो हम लोग बेसिकली आरसीबी की जो बेइज्जती करते हैं कि दोनों बैट्समैन बहुत टाइम लेके खेल रहे हैं, यू सी द टोटली ऑपोजिट इन केकेआर. दोनों जो भी बैट्समैन है आते ही मारना स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई यू सी कि जो हम लोग सपोजिटली कह रहे हैं कि पावर प्ले अच्छा नहीं गया, उसमें भी आपकी ऑलमोस्ट 9 के ऊपर की रन रेट है. तो आई थिंक किसी भी और टीम के लिए बहुत तगड़ा पावर प्ले है, बहुत अच्छा है. आई थिंक मेन पावर ही यही है केकेआर की इस टाइम पे कि दे हैव सो मच, मतलब इतने अच्छे सुपरस्टार्स है फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी टीम में, प्लस यू हैव दैट कैपेबिलिटी कि आप फ्रॉम द गेट गो खेल के जा सकते. पॉइंट वही है कि आपके पास डेप्थ इतनी ज्यादा है कि आप हेसिटेट नहीं कर रहे स्टार्टिंग से अटैकिंग क्रिकेट खेलने का. एंड आई थिंक ये एक मॉडर्न T20 गेम की रिक्वायरमेंट है, ये केकेआर एस कर रही है, इसीलिए इतने अच्छे मैचेस जीती थी. आई डिड नॉट सी दैट फ्रॉम द मिडिल ऑर्डर इन दिस गेम. ओके. एंड कई लोग इस बात पे बहाना यूज कर रहे हैं पिच का. अब यहां पे मेरी प्रॉब्लम है लोगों से कि भाई अगर आपने क्लियरली मैच देखा है, वेंकटेश अय्यर जब बैटिंग करने के लिए आया, जब श्रेयस अय्यर बैटिंग करने के लिए आया, इट वॉज क्लियरली एविडेंट दैट दे आर नॉट विलिंग टू स्कोर रन्स. उनका फर्स्ट इंस्टिंक्ट सर्वाइवल का है. मैं वहां पे डिसएग्रीमेंट रखता हूं टैक्टिकल पर्सपेक्टिव से. जैसे ही पावर प्ले खत्म होता है, बाय द वे अपना अंगक्रिश तो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है भाई, उसने बहुत इंप्रेस करा है मुझे. आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि एक मैच में चल गया तो ये नहीं कि गारंटीड स्टार्टर बनाओ, बट अगर ऐसे ही खेलते रहेगा तो कौन ही होते भाई हम बोलने वाले. राइट. प्लस नारायण आई थिंक डिड हिज जॉब, जितना करना चाहिए एक्सपेक्टेड उससे बेटर ही करा है. 20-25 रन अगर नारायण मारता है तो बहुत ही अच्छा है वो. राइट. बट एज सून एज दीज टू गाइज गॉट आउट इन द 7th ओवर, पावर प्ले के बाद ही जब जडेजा विकेट लेता है, यू विल सी हाउ वेंकटेश अय्यर ने पहले की 5-6 बॉलें इतनी गंदी डॉट करी हैं. एंड गंदे से मेरा मतलब क्या है कि वो बीट हो जा रहा है. एक होता है ना कि आप बॉल को डिफेंड कर रहे हो मिडिल करके, एक इंटेंट शो कर रहे हो. विराट कोहली, राहुल द्रविड़, ऐसे लोग बड़े बड़े लोग कहते हैं कि डिफेंस में भी एक इंटेंट होता है, एग्रेशन होता है. वो तो दिख ही नहीं रहा था. ओके. एंड उसके बाद वो विकेट थ्रो कर देता है बिकॉज भाई साहब से झेला नहीं गया कि इतने बॉलें डॉट कैसे हो गई. जब श्रेयस अय्यर आता है बैटिंग करने के लिए, श्रेयस अय्यर से मैंने जो चीज़ देखी है होते हुए कि भाई बंदा ट्राई भी नहीं कर रहा शॉट्स मारने का. एंड शॉट मारने का मतलब सिर्फ स्लॉक करके छक्का मारना नहीं होता, हिटिंग इट अलोंग द ग्राउंड, ट्राइंग टू फाइंड द गैप्स. वो इंटेंट ही नहीं था. एंड इसके ऊपर तो मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ, ये चीज़ विजिबल ही नहीं थी. जब हम लोग देख रहे केकेआर को कि इस तरीके से ही वो खेलते आ रहे हैं, अब क्या 5वां मैच है ना केकेआर का? चौथा. हाँ, तो पिछले 3 मैचेस में तो खेलते आ रहे थे इस तरीके से. व्हाट एग्जैक्टली कुड बी द रीजन कि उसमें इंटेंट भी ना दिखे श्रेयस अय्यर में? आई थिंक श्रेयस अय्यर ने खुद ही बोल दिया ये चीज़ कि दे कुड नॉट रीड द कंडीशंस करेक्टली. ओके. उन लोगों ने जितनी जल्दी कंडीशंस को रीड कर लेना चाहिए था उतनी जल्दी करा नहीं. तो फिर दिमाग में ना हमेशा एक डूबियस नेचर रहता है कि अच्छा इस बॉल में मारने जाऊँ या ना जाऊँ, अच्छा पिच अब ठीक हो रही है फिर खराब हो रही है, बॉल अभी पड़ के स्लो आने वाली है तेज आने वाली है. तो वो जो डुअलिटी ऑफ अ डूबियस माइंड जो होता है ना, उसकी वजह से आई थिंक कि श्रेयस अय्यर वेंट इनटू हिज शेल. एंड नॉट जस्ट हिम, मैंने देखा था कैसे रमनदीप जब बैटिंग करने के लिए आया था तब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है और उसके तुरंत बाद रमनदीप एक उठा के मारता है कवर्स के ऊपर से शॉट, जो कि शायद छक्का चौका नहीं होता, डबल के लिए गया था बाउंड्री तक. लेकिन एंड इट वॉज प्रीटी क्लियर कि गंभीर ने शायद बोला होगा कि एक बंदा तो मार के खेलेगा, ऐसे डर डर के नहीं खेलना है. एंड रमनदीप ने वो इंटेंट दिखाया, बट देन फिर वो बेवकूफ़ों की तरह आउट हो गया. द फनी पार्ट इज वो इंटेंट दिखाने के बाद भी उसकी स्ट्राइक रेट 100 के आसपास ही थी. ओके. 12 कुछ बॉलों पे 12 कुछ रन है उसके, ऐसे कुछ है. दैट जस्ट गोज ऑन टू शो कि आपने 6 से 10 ओवर के बीच में कितना ज्यादा ईटअप कर गया, आप डॉट बॉल्स कितनी ईटअप कर गया. इनफैक्ट सिर्फ 14 रन आए. हाँ, और 3 विकेट भी गिर गए थे. एंड एक भी बाउंड्री नहीं आई. ओके. एक चौका छक्का आया ही नहीं कोई भी. तो कितना ड्राई अप हो गया भाई. पिच कितनी भी गंदी हो जाए ना, अगर तुम T20 में 4 ओवर में 24 बॉलों में सिर्फ 14 रन मार रहे हो और 3 विकेट गिरा रहे हो, तो पिच को ब्लेम नहीं कर सकते तुम मेरे भाई. फिर तुम्हारी बैटिंग में प्रॉब्लम है. T20 में आई थिंक द स्लोएस्ट भी आप मतलब वो 100 की स्ट्राइक रेट तो होती है भाई, मतलब रन बॉल तो मारोगे. उतना भी इतना खराब तो तुम बहाना यूज ही नहीं कर सकते पिच का. यही मेरा पर्पस था बोलने का. पिच डेफिनेटली स्लो थी. इट वॉज डेफिनेटली नॉट व्हाट इट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी, बट इट वॉज नॉट एज बैड एज यू मेड इट लुक. ओके. तो वो प्रॉब्लम है मेरी टैक्टिकली कि आपने इंटेंट ही नहीं दिखाया ट्राई करने का. फिर उसके बाद जब रिंकू आता है, जब रसल आता है, तब हम लोग देखते हैं कि यार ये लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं. हाँ, आई थिंक उसके बारे में क्या कहोगे तुम? मेरे दिमाग में यही चीज़ थी कि, एंड आई थिंक मैंने अपने किसी दोस्त को भी ये चीज़ बोली थी कि व्हेन यू सी अ मैच एंड वहाँ पे रसल और रिंकू जो है वो हिट लगाने में मतलब नहीं लगा पा रहे, देन यू नो समथिंग्स रॉन्ग. क्योंकि रिंकू सिंह भी मतलब पता नहीं 9 वो बॉलें खेल गया था, तब भी 12 रन ही खेल रहे थे, मारे थे. एंड रसल के साथ भी कुछ ऐसा सेम सा ही था.
तो मेरे दिमाग में यही था कि स्पेसिफिकली व्हेन आई सॉ दीज टू गाइस प्ले दिस स्लो, तो मेरे दिमाग में आया था कि भाई शायद पिच थोड़ी स्लो है। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि ये लोग भी ना थोड़ा सा वो डबल इंटेंट के चक्कर में फंस गए। आई थिंक मैं समझ रहा हूँ इस बात को, क्योंकि लाइक आई वाज काइंड ऑफ यूजिंग दिस आर्गुमेंट टू डिफेंड विराट कोहली, बट आई थिंक उस टाइम तुमने बाद में मेरा वो देखा विराट कोहली? हाँ देखा था, मैं स्टिल डोंट एग्री भाई ये देखो बट आई थिंक रिंकू सिंह को स्पेसिफिकली लेके एंड रसल ऑल्सो टू सम एक्सटेंट, ऑल्दो रसल काफी मारने का भी ट्राई कर रहा था, बट रिंकू सिंह इज दैट गाय जो कि थोड़ा संभल के भी खेल सकता है। आई थिंक डबल माइंड में ये थे, क्योंकि अगर वो थोड़ा टिक जाएंगे तो शायद स्कोर थोड़ा और आगे लेके जा सकते हैं, शायद ये 137 जो है ये 150 हो सकता था, बट वही थोड़ी डुअलिटी आती है कि भाई या तो मैं मार के खेलूं एकदम, वो थोड़ी डबल एज स्वॉर्ड है सॉर्ट ऑफ। और मैं यही चीज कहूंगा, कई लोग श्रेयस अय्यर को भी डिफेंड कर रहे थे कि वो बंदा एंकर बन के खेला। ओ माय गॉड भाई, एंकर बन के नहीं खेला है वो। एंकर बनने का मतलब समझो पहले। ही वॉज नॉट द एंकर, ही वॉज नॉट इवन ट्राइंग टू एंकर द इनिंग्स इन द फर्स्ट प्लेस। द पॉइंट इज, हमने अगर पहला मैच देखे SRH वाला, ऑल्दो वो ईडन गार्डन्स में था एंड विकेट बहुत बेटर थी, बट पावर प्ले में अगर हम लोग सिचुएशन कंपेयर करें चेपॉक वाले मैच से, वी वर मच वर्स। हम लोग के 2-3 विकेट लगातार गिर चुके थे, नारायण रनआउट हो गया था, श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर कैच पकड़ा के आ गए थे, 3-4 विकेट गिर चुके थे हमारे। उसके बाद भी इफ यू रियलाइज, हम लोग ने कभी भी मारना छोड़ा नहीं था। हाँ राइट। इनफैक्ट आई रिमेंबर कि 10-12 ओवर के बाद तो शायद रसल वगैरह भी बैटिंग करने के लिए आ गए थे, एंड हमारे 5-6 विकेट गिर चुके थे, तब भी हमने एंड 200 के ऊपर करा। अब अगर उस इंटेंट से हम लोग यहाँ पे खेलते, डेफिनेटली 200 तो नहीं होते बिकॉज पिच ही वैसी नहीं है, बट 160 भी नहीं होते क्या? राइट। एंड देन इट इज नॉट द क्वेश्चन अबाउट प्लेइंग टिल द एंड। एक तो आई वांट पीपल टू स्टॉप देयर ऑब्सेशन विद प्लेइंग टिल द एंड इन द T20s। दिस इज समथिंग दैट वी शुड लर्न फ्रॉम इंग्लैंड। वो लोग ODI में इंप्लीमेंट करने लग गए हैं ये चीज, वो चलो एक अलग ही लेवल है, वो तो थोड़ा वो वियर्ड भी है, बट T20s में यू हैव टू डू अवे विद दिस। श्रेयस अय्यर बीइंग द एंकर could not even anchor the innings, could not even provide the required anchor। का मतलब क्या होता है? आप एक एंड से स्ट्राइक रोटेट कर रहे हो, दूसरे बंदे पे कॉन्फिडेंस इंस्टिल कर रहे हो कि मैं एक एंड से टिका हुआ हूँ, यहाँ से मैं बिजी रहूंगा पिच के ऊपर, रन्स फ्लो करते रहेंगे, तू अपना देख ले आराम से। वो बंदा स्ट्राइक रेट डेड कर दे रहा है, वो एक एंड से सिंगल ही नहीं निकाल रहा, तो दैट इज नॉट एंकरिंग, दैट इज पुटिंग अ काउंटर प्रेशर ऑन द अदर गाय कि दूसरे एंड से तो रन ही नहीं आ रहे, तो मुझे तो अब हिट आउट करना ही पड़ेगा। मतलब इवन एज अ एंकर आप डॉट बॉल्स नहीं खा सकते। वो एंकर का मतलब, एंकर का क्या शिप से रिलेटेड होता है एंकरिंग वर्ड जो है, तो समझो भाई क्या होता है वो। दूसरी बात, अगर रसल, रिंकू, ये सब लोग डबल माइंडेड होकर समझ में आता है, वुड यू से कि वहां पे जब अनुकूल रॉय को लाए, मतलब आई नो तुमने इतना डिटेल में स्टडी नहीं करा क्या को अभी, रिंकू सिंह हटा के लाए थे ना बाद में शायद। नहीं वो तो चलो जिसको हटा के लाए, बात वहाँ पे ये थी कि सुयश शर्मा को लाया जा सकता था जो कि एक प्रॉपर बॉलर है। अच्छा ओके। बट अनुकूल रॉय को क्यों लेके आए? तो आई थिंक मेरा इसमें, जब जिस टाइम पे अनुकूल रॉय बैटिंग करने के लिए आया था, तब तो मैं फेवर में था इसके, क्योंकि मैंने देखा था मनीष पांडे पायलट अप है उस टाइम पे, तो मुझे लग रहा था मनीष पांडे को तो मत ही ले आना, क्योंकि फिर एक बॉलर का ऑप्शन हमारा कम हो जाएगा जब हम लोग डिफेंड कर रहे होंगे। तो मुझे लगा कि मिडिल ग्राउंड क्या है, एक ऑलराउंडर को ले आओ जैसे कि अनुकूल रॉय, एंड ही हैज बोल्ड ब्रिलियंटली इन द गेम्स दैट ही हैज। इस मैच में से एक और डलवाया, मुझे समझ में नहीं आया, तो उस टाइम पे मुझे डिसीजन सही लगा था, बट व्हेन आई सॉ कि उससे सिर्फ एक ही और डलवाया गया, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखाया गया, तब मुझे लगा कि चलो इससे अच्छा तो फिर सुयश शर्मा को ही ले आते। आई सॉ दिस ऑन ट्विटर एज वेल, उसमें भी किसी बंदे ने ओपिनियन डाला था कि आप मनीष पांडे ला सकते थे, बट बहुत कम ओवर बचे थे, फिर आपको बॉलिंग भी करवानी थी, तो इसलिए इट मेड सेंस कि आप अनुकूल रॉय जैसा सॉर्ट ऑफ ऑलराउंडर लेके आ रहे हो। बट फिर अगर आपने उससे बॉलिंग भी नहीं कराई तो क्या एग्जैक्टली फायदा हुआ? शायद मनीष पांडे आके शायद स्कोर को थोड़ा और आके लेके जा सकता था। और उस पर भी ना कई लोगों ने कमेंट्स में काउंटर करा कि भाई सुयश शर्मा जो है वो रिस्ट स्पिनर है, तो बॉल कंट्रोल कैसे करता है, बॉल फिसलती है, तो भाई क्रिकेट खेलना छोड़ दो फिर। अबे ये तो कंडीशंस बचपन से करते आ रहे हो यार, राइट, स्टेट लेवल से, तो इसके लिए तो मेन बॉलर का काम ही है ये। कोई मेन बॉलर, कोई बंदा, उसकी जॉब ही होना लेग स्पिनर है, वो ये कह देगा कि आज ड्यू पड़ी तो आज मैं बॉलिंग ही नहीं कर सकता, ये थोड़ी बहाना होता है कोई, तो वो तो एकदम यूजलेस एक्सक्यूज था। बट रिगार्डलेस 137 वाज नॉट गोइंग टू बी गुड इनफ। जो मैंने मिड इनिंग्स इंटरव्यू की बात की थी ना जडेजा की, उसने पता क्या कहा था उसमें? क्या कि भाई ये 137 का टारगेट जो है सो है, इंग्लिश में कहा था उसने, बट ये आराम से चेज हो जाएगा। ओ भाई पहले ही, हाँ, we should be able to chase this easily. कॉन्फिडेंस, राइट। यही मेरा पॉइंट था, वो पिच का वो कहना कि पिच का बहाना मत दो, कि ऑफ कोर्स दिस वाज नॉट अ 200 विकेट एज प्रोजेक्टेड, बट ये रन 30-40 तुम शॉर्ट थे आराम से। हाँ। इतना ज्यादा शॉर्ट थे कि जडेजा को बैटिंग शुरू होने से पहले पता था कि हम जीतने वाले हैं। ये इससे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं हो सकती, राइट। आई होप अब सब लोग पॉइंट समझ रहे होंगे। रिगार्डलेस, जब चेन्नई बैटिंग करने के लिए आती है, अब दूसरा आर्गुमेंट क्या लोगों ने यूज करा पिच को जस्टिफाई करने के लिए एज एन एक्सक्यूज, कि चेन्नई को भी तो 17 ओवर लग गए। हाँ। तुमने क्रिकेट उतना नहीं देखा जितना मैंने देखा है,
उतनी तुम्हें नॉलेज नहीं है, बट शायद तुम भी समझ गए होगे कि ये क्यों फ्लॉड आर्गुमेंट। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पहली बात तो इसके दो है मेरे पास। आई थिंक पहली बात तो 17 ओवर में मैच खत्म हो गया तो इजिली इट कुड हैव बीन टिल 160 तो हो ही सकता था। सेकेंडली जो मेरा पॉइंट है इन द सेंस कि अगर पूरे 20 ओवर खेलते तो 160 तक आराम से खींच देते। सेकंड मेरा आई थिंक ये कि चेज में डज नॉट रियली मैटर आप कब जाके चेज एग्जैक्टली मतलब अगर आपने 17 ओवर ले लिया, चाहे 18 ले लो, चाहे 19 ले लो, इफ यू नो कि आप चेस कर लोगे तो फिर क्या प्रॉब्लम है फिर आपको। द रीजन व्हाई आई क्रिटिसाइज विराट कोहली इन दैट गेम आल्सो, उस पॉडकास्ट में, और मैंने उसमें भी ये कहा था कि क्रिटिसिज्म सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पहले बैटिंग कर रहा है। चेस करते वक्त अगर आप विराट कोहली के इंटेंट को क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर वो देख नहीं रहा क्रिकेट सही से। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। फिर तो कैलकुलेशन के ऊपर है ना, फिर तो तुम अपने हिसाब से मैनेज करो, फिर तुम्हारी स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करती, तुम्हें गेम जिताना है। बट जब तुम पहले बैटिंग कर रहे हो, व्हेन यू आर चेजिंग अ ब्लाइंड टारगेट, यू डोंट नो व्हाट टू सेट, तब तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऑफ कोर्स चेन्नई जब चेस कर रही है घर पे, दे नो दे हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, तो वो क्यों ही इतना आउटलैंडर होके खेलेंगे, वो तो आराम से खेलेंगे ना। 100 ओवर आप 10 ओवर में चेस करो या फिर आप 20 ओवर में करो, फर्क नहीं पड़ता। तो इट हैड नथिंग टू डू विद द पिच एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इनफैक्ट पिच ड्यू की वजह से बेटर भी हुई थी, वो तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। बट यूजिंग इट एज एन एक्सक्यूज टू जस्टिफाई कि पिच जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। और पता है कई लोग बोल रहे हैं कि ये पिच जो है, ये दिस इज समथिंग सो रॉन्ग दैट CSK हैज डन, that they should be ashamed of this. Right. And I was like, bro, how delusional do you have to be to blame Chennai for making this pitch, because तुम वही लोग हो जो कि कह रहे थे कि ईडन गार्डन में काश स्लो टर्नर बन जाए। राइट भाई तुम क्या बोल रहे हो? राइट तो मतलब मुझे लगता है कि, और एक दूसरा सेट ऑफ पीपल क्या है KKR फैंस में, जो कि एकदम ही मन से हार गए हैं कि अब तो हम अपने लाइन पे आ गए, अब तो हम सारे मैचेस हारेंगे। तो आई डोंट लाइक दिस एक्सट्रीम्स यार। एक ही मैच हारे हो, 3 जीते हो, अभी सेकंड पे पोजीशन पे टेबल पे, खुश रहो, बहुत अच्छा खेल रहे हो तुम। राइट। दूसरी बात, जो इतना ज्यादा एरोगेंस भरी हुई है कि नहीं भाई पिच थी वरना तो हम सभी उखाड़ देते, तो भाई जमीन पे आ जाओ। पॉइंट यही था पिछली वीडियो का पूरा। ओके। एनीवे, इसमें से एनी अदर पॉइंट्स टैक्टिकली दैट यू वुड से कि हम लोग और क्या कर सकते थे? आई थिंक टैक्टिकली तो आई डोंट हैव मच टू से, बट इधर में मैं यही कहूंगा अल्टीमेटली भी जितने भी KKR फैंस को है कि दिस इज जस्ट अ हम्बलिंग डिफीट, जो कि आपको एक थोड़ा ले आई है कि नहीं ठीक है, दूसरी टीम भी खेलने आई है और दूसरी टीम भी जीत सकती है। अब तो कोई शेम नहीं है CSK से हारने में। CSK से हारना भाई, मैं भी कह रहा था कि CSK से हारो भाई, ऐसा तो बढ़िया। RCB से थोड़ी हारे, RCB DC से थोड़ी हारे। एंड मैं एक लास्ट टैक्टिकल पॉइंट बोल लूंगा। पहली बात तो फील्डिंग हमारी भाई, आज SRH ने कंपटीशन दिया है फील्डिंग में थोड़ा सा आखिरी के एंड में, वरना तो KKR वर्स्ट फील्डिंग साइड है। जिस तरीके के कैचेस हम लोग छोड़ रहे हैं, अगर ऐसे होता रहा तो हम IPL नहीं जीत सकते। क्रूशल भाई, अगर वो डैरेन मिचेल का कैच पकड़ लिया होता रमनदीप ने, क्या पता वहां से मैच फंस गया होता, क्या पता, या फिर एटलीस्ट इससे ज्यादा क्लोज गया होता। राइट। दूसरा एंड द लास्ट पॉइंट फॉर दिस, टैक्टिकली स्पीकिंग, क्योंकि हमने इस पूरे वीडियो का थीम टैक्टिकल रखा है, मिचेल स्टार्क ने जो बॉलिंग करी है, डू यू थिंक ही हैज बीन वर्थ द मनी सो फार? आई थिंक सो, इवन हाफ द मनी, 12 करोड़ का भी वर्थ रखा है? नहीं, आई थिंक सो फार तो ऑब्वियसली नहीं रहा है, क्योंकि पहले तीनों मैचेस में रगड़ा गया भाई बेचारे को। इस मैच में ही सॉर्ट ऑफ मेड अ कमबैक, 2 विकेट लिए था आई थिंक उसने। तो हाँ भाई, आप कह सकते हो कि ये मैच अच्छा गया एंड अ बिट ऑफ मतलब सम इनकरेजिंग साइंस के आगे जाके अच्छा हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ तो भाई ही हैज नॉट बीन अ गुड साइनिंग। सेकेंडली, मैं एक पर्टिकुलर सेटअप पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, विच जस्ट गोज ऑन टू शो कितना हॉरेंडसली मिस आउट कर रहा है मिचेल स्टार्क टैक्टिकली ऑन रीडिंग द विकेट्स। इस विकेट पे जहां पे चेन्नई ने इतनी अच्छी तरीके से स्लोअर बॉल्स को यूज करा, दिस इज समथिंग, इस बात में मैं क्रेडिट दूंगा, कुछ लोगों ने कमेंट्स में ये चीज बोली थी, एंड दिस शोज दैट दे हैव नॉलेज, कि उन्होंने कहा था कि SRH ने ये चीज CSK के अगेंस्ट यूज करी थी एंड दे लर्न फ्रॉम दिस, एंड CSK ने भी ये चीज डिप्लॉय करी है। नाउ आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू और नॉट, वी वोंट नो दैट, बट ये चीज फॉर श्योर है कि हाँ, SRH हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन यूजिंग द स्लो डिलीवरीज, एंड CSK ने वो चीज करके दिखाई थी। ओके, तो क्रेडिट टू द ऑडियंस देयर। मिचेल स्टार्क क्यों नहीं कर पा रहा ये चीज? भाई बड़ा अजीब सा है भाई मिचेल स्टार्क का तो सीन। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब शिवम दुबे आया था, शिवम दुबे को आउट करने का पूरी दुनिया को तरीका पता है, एक फास्ट बॉलर को लेके आओ जो कि हेलमेट के पास बाउंसर मारता हो, इस स्पीड पे हिट द डेक बॉल डाले कि वो हरीड हो इनटू अ रिएक्शन बिकॉज ही वांट्स टू प्रोटेक्ट हिज फेस, उस रिएक्शन में से शॉट मारे कि एक हाफ एज्ड पुल हो, टॉप एज लगे एंड आउट हो जाए, जैसे कि नारायण को लोग यूजुअली करते हैं। बहुत ही डिटेल्ड सेटअप है, एक पूरा सबको पता है क्लियर कट प्लान क्या होता है। मिचेल स्टार्क भाई साहब ने वहां पे बाउंसर्स डालनी शुरू करी, कटर्स डाल के स्लो डिलीवरी। स्लोअर बाउंसर्स डालने का क्या पॉइंट है टू अ गाय हु इज ऑलरेडी इन ग्रेट फॉर्म? उसकी वीकनेस क्या है कि एक हरीड अप बाउंसर डालना जो कि उसको एकदम से रिएक्ट करने पर मजबूर करे। तुमने उसको स्लो डिलीवरी डाल रहे हो ऑन अ स्लो पिच, उसको पूरा दुनिया भर का टाइम है बैकफुट पे वेट करके प्लेस करना पुल शॉट का, छक्का ही मारेगा और उसके बाद या तो फिर तुम भरी हुई जो बॉल डालनी है जो कि फुल पेस से डालनी है, वो तुम एकदम पैर के नीचे दे रहे हो, इसमें फ्लिक करके छक्का मार रहा है।
उल्टा होना चाहिए था। जो मुंह के नीचे बॉल देनी है उसको स्लोअर डालो, जो बाउंसर डालनी है उसको पूरी दम से डालो। ये बेसिक टैक्टिकल चीजें जो कि हम भी बैठे बैठे समझ रहे हैं। आई डोंट नो, एंड ये चीज वैभव ने करके दी है, ये बाकी बॉलर्स कर रहे हैं केकेआर के, बट स्टार्क क्यों नहीं कर पा रहा? एंड दिस इज समथिंग कि इट हैज नथिंग टू डू विद द स्किल। ये बस एक बेसिक तुम्हें नॉलेज है कि भाई ऐसे यूज करना है, तो इज ही नॉट एबल टू रीड द पिच वेल और व्हाट? इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी। बट ठीक है, वो बातें हो गई। आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम। सीएसके कह रहा हूँ बार भाई, पंजाब वर्सेस एसआरएच। ये मैच तुमने थोड़ा थोड़ा देखा है, कोई एनी इनिशियल फीलिंग्स ऑन दिस? आई थिंक पहली बात तो जब ये मैच मैंने देखा था कि कौन सा मैच है आज, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि भाई थोड़े बोरिंग मैचेस है ये। इवन जो जीटी वाले मैच हुआ बहुत तगड़ा, नहीं हुआ तो अच्छा ही है, बट आई थिंक ऑन पेपर वही है ना कि जब वो एमआई, सीएसके, आरसीबी और केकेआर जब इनका नहीं दिखता तो आई काइंड ऑफ गेट डिसअपॉइंटेड कि भाई आज अच्छे मैचेस नहीं है। बट देन अगेन इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी ग्रेट मैच। एंड एक चीज अच्छी थी भाई, जब भी एसआरएच को देख रहा हूँ तो आई एम लविंग कि पैट कमिंस कैसे खेल रहा है एंड किस तरीके से कैप्टेंसी कर रहा है वो। मैं आऊंगा उसके ऊपर। पैट कमिंस एज अ बॉलर ही हैज बीन अ रेवलेशन दिस सीजन। ओके, तो टू स्टार्ट विद मोहाली में गेम था, मोहाली में मैच था, तो ऑफकोर्स चेस करना बनता है टॉस जीत के। पंजाब एग्जैक्टली वही करती है, दोनों टीम से कोई चेंजेस नहीं थे, तो प्री मैच पॉइंट ज़्यादा है नहीं, सीधा फर्स्ट इनिंग्स पे उतरते हैं। ठीक है, डिटेल में एनालाइज करते हैं ज़रा क्या है भाई। फर्स्ट इनिंग्स में पावर प्ले था, इट वॉज अ स्टेलर स्टार्ट बाय पंजाब। आई थिंक इतनी अच्छी स्टार्ट तो मैंने पंजाब से देखी नहीं इस सीजन। 40 रन देते हैं सिर्फ ऑन अ ग्रेट बैटिंग विकेट। मोहाली पे बैटिंग बड़ी अच्छी होती है, सिर्फ और सिर्फ कह रहा हूँ 3 प्रॉपर पूरे विकेट मिल गए भाई टॉप ऑर्डर के। हाँ, ट्रैविस हेड आउट हो गया, अभिषेक आउट हो गया, आई थिंक राहुल त्रिपाठी भी आउट हो गया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तीनों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन, नहीं राहुल त्रिपाठी शायद बाद में आउट हुआ था, माकरम आउट हो गया था, सॉरी। ट्रैविस हेड एंड माकरम को अर्शदीप एक ओवर में विद इन अ स्पैन ऑफ 3 डिलीवरीज निकाल देता है। एंड अर्शदीप के लिए मैंने खुद भी कहा है कि उसकी बॉलिंग ओवरऑल तो ठीक लग रही है मुझे, इस पर तुम भी कमेंट कर सकते हो। जो डेथ बॉलिंग करने आता है ना, जब वो आखिरी के 3 ओवर में बॉलिंग करने के लिए आता है, तब उसकी पिटाई होती है गंदी वाली। एंड सो do I want this guy to bowl for India in the World Cup? I doubt, because inevitably बुमराह के साथ जो भी पेसर होगा उसको डेथ बॉलिंग करनी पड़ेगी। बट आज एक चेंज क्या था, आज अर्शदीप की बॉलिंग पता इतनी अच्छी क्यों हुई है? उसने डेथ ओवर्स में बॉलिंग नहीं करी है। ओके, 16th ओवर के बाद उसके ओवर्स खत्म हो चुके थे, आखिरी 4 ओवर में उसने बॉलिंग नहीं करी है। आई थिंक द पॉजिटिव साइन दैट मे बी वी कैन टेक अवे फ्रॉम दिस इज कि द गुड थिंग इज कि उसकी स्किल में प्रॉब्लम नहीं है। मे बी अगर डेथ बॉलिंग नहीं कर पा रहे, इट्स जस्ट अबाउट द मेंटल एस्पेक्ट। यो एक मीम बनता है ना कि व्हेन यू नीड 36 runs of 6 balls, the pressure is on Arshdeep. So I think वो वैसे टाइप की बात है, and this is something that can be worked upon. So maybe Arshdeep जाके थोड़ा डेवलप हो जाए, but हाँ as of now वही बात है कि आप उसे डेथ बॉलर की तरह यूज नहीं करोगे तो शायद उसके स्टार्ट्स अच्छे लगे, बट देन अगेन अगर आपको एक अच्छा बॉलर बनना है तो आपको डेथ ओवर्स में बॉलिंग करनी आनी चाहिए। इनएविटेबल है वो। बट रिगार्डलेस आई थिंक अनदर गाय दैट आई वाज इम्प्रेस्ड विद, एंड कई लोग कहेंगे कि रन तुम्हारी नहीं आज, अभिषेक शर्मा। देखा तुमने उसकी बैटिंग भाई, वो हर मैच में जिस इंटेंट से खेल रहा है बहुत मतलब एंटरटेनिंग है वो बहुत। अभिषेक शर्मा एंड सम पीपल आर सो रिएक्शनरी भाई, अभिषेक शर्मा फॉर द वर्ल्ड कप इज एक वो हाइप बन गई है। नहीं, आई वोंट से अभिषेक शर्मा फॉर द वर्ल्ड कप, बट वर्ल्ड कप के बाद जब नई टीम बनेगी तब उसमें लाइक हिम, रियान पराग, ऐसे टाइप के लोग अलॉन्ग विद एन एक्सपीरियंस गाय लाइक सूर्य कुमार यादव, ये लोग अपनी टीम बना सकते हैं। ऊपर गेल एंड जायसवाल हो सकते हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग कोर बनता जा रहा है। एंड अभिषेक शर्मा का प्लस पॉइंट है वो बॉलिंग भी करता है। ओके, तो हमारा जो डिलेमा है कि टॉप ऑर्डर में कोई बॉलर नहीं है, ही कैन बी डेवलप्ड एज एन ऑलराउंडर, तो अभिषेक शर्मा मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट लग रहा है आईपीएल में। सो फार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा खेलेगा तो। बट उसके बाद हम लोग देखते हैं जो 6 से 10 ओवर के बीच का फेज था, उसमें अगर हम लोग डिस्कस करें सिर्फ 24 रन और आते हैं, 24 से 26 रन और आते हैं। एंड इसमें राहुल त्रिपाठी को नंबर 5 पे भेजा जाता है, 3 डाउन में भेजा जाता है। पहली बात तो राहुल त्रिपाठी नंबर 5 का प्लेयर है नहीं। ओके, ठीक है, वो है ओपनिंग या वन डाउन, मैक्स टू मैक्स। ही इज नॉट अ लोअर मिडिल ऑर्डर गाय, तो वहाँ पे भेजना वॉज इट सेंसिबल? आई डोंट नो, शायद ये एक रिएक्शनरी इम्पैक्ट सब हो, क्योंकि इनिशियली बहुत जल्दी विकेट्स गिर गए थे। रिगार्डलेस इट डिड नॉट वर्क। वॉट वर्कड वॉज नीतीश कुमार रेड्डी। भाई वो बंदा जो खेला है आज, कई लोगों ने उसकी पता है इनिंग्स का ब्रेकडाउन देखे कहा है कि विराट कोहली ने अगर ऐसा खेला होता तो आरसीबी के रन ज्यादा हो गए होते, ऐसे कंपेयर करा है। क्योंकि उसकी स्ट्राइक रेट मतलब ही हैड 3 विकेट्स डाउन और फिर भी उसने स्ट्राइक रेट मेंटेन करी, कुछ 30 बॉल से 50 मारी। बट विराट कोहली विद 10 विकेट्स इन हैंड डिड नॉट डू दैट। तो मतलब आई एम नॉट सेइंग कि समथिंग इज राइट और रॉन्ग, वो मैंने ऑलरेडी एक पॉडकास्ट में बोल रखा है, बट पीपल आर मेकिंग दिस कंपैरिजंस। दैट्स हाउ गुड द इनिंग्स वाज, बिकॉज राहुल त्रिपाठी जल्दी आउट हो जाता है 6 से 10 ओवर के बीच में, बट नीतीश रेड्डी अकेले कैरी फॉरवर्ड करता है पूरी इनिंग्स को। उसके बाद अब्दुल समाद वगैरह भी आते हैं हमारे। इनफैक्ट अगर मैं और डिटेल में जाऊं यहाँ पे 15वें ओवर के बाद 133 for 5 था उसको। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से 15 ओवर के बीच में 67 रन आते हैं। आई थिंक जो मेन रिकवरी करी है एसआरएच ने वो इन्हीं ओवर्स के बीच में करी है,
क्योंकि आप 5 ओवर के अंदर आप 67 रन मारे तो डेफिनेटली इट इज़ अ ह्यूज बूस्ट फॉर यू। एंड यहाँ पे एक जो कॉमन थीम रहेगा इस पूरे मैच का वो है सम ग्रेट कैचेस। ये मैच बहुत कॉन्ट्रास्टिंग था। सम ग्रेट, जैसे वो धवन ने जो कैच पकड़ा है ट्रेविस हेड का, राइट भाई क्या कैच था भाई वो। जो पैट कमिंस ने सेकंड इनिंग्स में कैच पकड़ा है वो मिड ऑन पे खड़े होके, वो क्या कैच पकड़ा है भाई। बट जो कुछ लड्डू कैचेस छोड़े हैं ना, वो भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये इस मैच में हमें कुछ बहुत ही तगड़े कैचेस देखने को मिले और कुछ बहुत ही लड्डू कैचेस छूटते हुए मिले। यहाँ पे इस फेस पे भी ब्रार की बॉलिंग पे, हरप्रीत ब्रार की बॉलिंग पे कैच छूटा था और उस बंदे ने 2 ओवर अपने स्टार्टिंग के बड़े अच्छे डाले थे। उसके बाद वो कैच छूटा है और फिर इतनी पिटाई हुई है कि बाय द एंड ऑफ द इनिंग्स उसके 4 ओवर में 48 रन थे एंड 0 विकेट्स टेकन। और ये वो बंदा है जिसकी इस आईपीएल में अभी तक 6 से कम की इकॉनमी थी। काफी अच्छा खेल रहा था, इतनी पिटाई हुई है उसकी। तो नीतीश कुमार रेड्डी ने इसमें बहुत बड़ा हाथ दिया है ऑफ कोर्स। तो आई थिंक क्लासन का भी थोड़ा बहुत लग रहा था इंटेंट दिखाएगा, बट जब वो जल्दी आउट हो गया ना तब मुझे लग रहा था गेम फंस गया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि जब क्लासन आउट हुआ था ना, कायदे से एसआरएच के रन बनने देने नहीं चाहिए थे पंजाब को। वुड यू एग्री विद दैट? इतना ज़्यादा, मतलब आप 5 विकेट आपके गिर चुके हैं 100 रन के आसपास, क्लासन आउट हो चुका है, अब अब्दुल समाद आएंगे, शहबाज अहमद आएंगे, आप उनसे इतने रन खा रहे हो। नीतीश कुमार रेड्डी, फॉर ऑल द रिस्पेक्ट दैट ही हैज गेन्ड, ही डज नॉट हैव मच एक्सपीरियंस ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। राइट, आई थिंक मेरे दिमाग में भी यही चीज़ थी, क्योंकि एज यू सेड कि 5 विकेट गिर गए हैं एंड अल्टीमेट स्कोर अगर आप 180 तक लेके जा रहे हो, देन ऑब्वियसली इट्स अ डिफेंडेबल स्कोर भाई। अच्छा स्कोर बना दिया फिर इन लोगों ने। 5 विकेट गिर गए, लास्ट के 5 ओवर्स में भी आप ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर के हिसाब से पिट रहे हो, जबकि लास्ट के 5 बैट्समैन ही बचे हैं। तो आई थिंक हाँ, यहाँ पे आई थिंक पंजाब ने थोड़ा लूज कर दिया एंड मे बी दीज आर द रन्स दैट काइंड ऑफ मेड द डिफरेंस एट द एंड ऑफ द डे। एंड मैं एक यहाँ पे स्पेशल मेंशन करना चाहता हूँ हर्षल पटेल को। तो उसके बाद स्टार्ट्स निकाल सकते हो क्या देख के? एक मिनट, हर्षल पटेल के स्टार्ट्स निकालो जरा। उस बंदे ने जो बॉलिंग करी है ना इस मैच में, मतलब आई हैव बीन वेरी क्रिटिकल ऑफ द गाय, आई डोंट लाइक हिम पर्सनली। जो उसने ऑक्शन के बाद कमेंट्स भी दिए थे कि भाई इतने तो 10 करोड़ तो होने चाहिए थे, ये होने चाहिए थे। एंड उसके पहले के 2-3 मैच बहुत अच्छे गए भी नहीं थे, बट इस मैच में जो उसने बॉलिंग करी है, जो क्रूशियल विकेट्स उसने निकाले हैं, जितना इकोनॉमिकल वो रहा है, आई थिंक वो बहुत बढ़िया था भाई। 2 विकेट लिए हैं 4 ओवर में और 7.5 की इकोनॉमी है, क्रेजी ऑन अ गुड बैटिंग सर्फेस, जहाँ पर डेथ में लोगों की पिटाई हुई है। इनफैक्ट 10 ओवर के बाद से तो पिटाई होती ही रही है। आई थिंक हर्षल पटेल डिजर्व्स क्रेडिट यार, मतलब मान गया आज तो मैं, आज तो अच्छा खेला। ऑल्दो एक लास्ट मोमेंट था जो लास्ट बॉल पे शायद आई थिंक सैम करन की बॉलिंग पे जो एक कैच छूटा था, जो कि अल्टीमेटली छक्का हो गया था। एंड दो 6 रन could have actually made the difference अगर पंजाब जीत सकती। मतलब यार कहने को वो पंजाब की भी लास्ट ओवर में जो 2 छक्के हुए हैं वो क्या, हाँ वो वैसे टाइप का है ना जो T20 में विराट कोहली ने छक्का रोक लिया था, लोग कह रहे थे भाई उसकी वजह से मैच जीत गए। हाँ, तो वही बात हो जाती है ये। इनफैक्ट आखिरी के 5 ओवर में फॉर सनराइजर्स 49 रन आते हैं। मैं यहाँ पे कहूंगा कि अब आप कई लोग कहेंगे कि 49 रन बहुत ज्यादा तो नहीं है, इट इज नॉट इवन 10 रन एन ओवर, स्पेशली जब पिछले 5 ओवर में आप 67 रन मार के आए हो। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जब आपके ऑलरेडी 5 विकेट गिर चुके हैं तब आप कितना एक्सपेक्ट करोगे? अगर 2-3 विकेट और हाथ में होते तब आपके पास वो लिबर्टी होती कि आप ऑल आउट जाके खेलो। तो टैक्टिकली इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर शहबाज अहमद, फॉर नीतीश रेड्डी। जैसे ही नीतीश रेड्डी आउट हुआ, बाय द वे वो जल्दी आउट हो गया था इन दिस लास्ट फेज। इफ आई रिमेंबर करेक्टली, नीतीश और समद दोनों जो है अर्शदीप के ओवर में आउट हो गए थे, 16th ओवर था शायद ये। तो उसके बाद शहबाज अहमद ने खींचा अलॉन्ग द टेल, पैट कमिंस भी जल्दी आउट हो गया था। ये मेरा डिसअपॉइंटमेंट है कि पंजाब को इतने रन बनने नहीं देने चाहिए थे कायदे से, बट नॉनदलेस ये टारगेट भी चेजेबल होना चाहिए था इस पिच पे, ये मैं जरूर कहूँगा। एंड अच्छा ठीक है, हरप्रीत ब्रार की हमने बात कर ली, हरजी की बात कर ली। हाँ, सेकंड इनिंग्स पे चलते हैं। द वे पंजाब स्टार्टेड, हमने कहा कि बहुत ही अच्छा स्टार्ट था अभी पंजाब का बॉल के साथ। एंड एसआरएच स्ट्रगल कर रही थी 3 विकेट गिरा के, इन्होंने और कम रन बनाए और 3 विकेट गिरा दिए। सिर्फ 27 रन बनाए पावर प्ले में और 3 विकेट गिरा दिए। धवन ने पोस्ट मैच में ये बोला है कि हम लोग गेम का हारे, हम पावर प्ले में हारे, हमें स्टार्ट अच्छा करना चाहिए था। राइट, आई थिंक पॉइंट ये कि आप पावर प्ले में गंदा स्टार्ट रहा आपका, 3 विकेट भी आपने गिरा दिए, उसी के चलते हुए आपका वही जो फॉर्म है वो आगे भी कैरी होता है, जब आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर पाते। दैट वी सी इन द नेक्स्ट 2 phases, जो कि 6 to 10 होता है और 10 to 15 होता है, वहाँ पे बहुत कुछ खास रन बनते नहीं है। तो आई थिंक पंजाब की तो मतलब आई थिंक सेकंड इनिंग्स में हम पंजाब को क्या ही किसी भी चीज़ पर आई डोंट थिंक क्रेडिट दे सकते हो, एक्सेप्ट द फैक्ट कि उन लोगों ने लास्ट के 5 ओवर में काफी वो आशुतोष और शशांक नहीं बनाए थे। मैं एक क्रेडिट यहाँ पे देना चाहता हूँ। पहली बात तो भुवनेश्वर कुमार को, बंदे ने पावर प्ले में 3 ओवर डाल दिए, 2 विकेट भी ले लिए। जो धवन का उसने आउट करा है, मैं प्रभ सिमरन का समझ सकता हूँ, चलो जो भी था। धवन विकेट कीपर ऊपर खड़ा हुआ है पेसर पे, आप फिर भी स्टेप आउट करके स्टंप हो रहे हो। कोई भी अकेडमी में अगर कोई बंदा ऐसा करेगा ना, कोच उसको डंडे से मारता है यूजुअली। आई एम नॉट सेइंग कि धवन नॉलेज नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि स्कूल बॉय एरर है कि इट इज अ बिग रिस्क कि आप पेसर पे स्टेप आउट कर रहे हो व्हेन विकेट कीपर इज अप। अगर आप आउट हो गए ना तो आपसे ज्यादा कोई बुरा नहीं दिखेगा उस एंगल पे।
तो आई थिंक एक रूकी मिस्टेक थी जो कि उसको अवॉइड करनी चाहिए थी, बिकॉज वहाँ पे ज़रूरत थी एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन प्लेयर की। बेस्टो आउट हो चुका है ऑलरेडी, प्रभ सिमरन आउट हो रहा है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा देख के धवन से। प्लस पैट कमिंस ने आज ओपनिंग करी बॉलिंग की, भाई पैट कमिंस के स्टैट्स निकालो। राइट, पैट कमिंस ने जिस तरीके से हर मैच में बॉलिंग करी है ना, आई क्लियरली रिमेंबर, ऐसा नहीं कि हर मैच में बहुत ज़्यादा विकेट ले रहा है, 1-2 विकेट ही मैक्स लेता है, बट इकोनॉमी जो उसने दबा के रखी हुई है वो हैट्स ऑफ है भाई। इस मैच में 5.5 इकोनॉमी थी भाई साहब। पैट कमिंस को हमने कितना क्रिटिसाइज करा है आईपीएल शुरू होने से पहले कि ही इज नॉट अ ग्रेट T20 बॉलर, हाँ राइट, बट सो फार ही हैज बीन टॉप नॉच रहा है भाई पैट कमिंस। क्रेडिट टू पैट कमिंस। ऑक्शन के 2 ऐसे प्लेयर थे जिनकी बहुत बात हो रही थी, एक मिचेल स्टार्क था और एक पैट कमिंस था। पैट कमिंस अपनी प्रूफ कर रहा है वर्थ इस टाइम पर, मिचेल स्टार्क एकदम ही उल्टे मूड में चल रहा है। एंड 6 से 10 ओवर के ऊपर आ जाते हैं हम जल्दी से, वहां पे जो है हम लोग देखते हैं कि सैम करन आउट हो जाता है। 1 सेकंड कैच किसने पकड़ा? पैट कमिंस ने, जो वो कैच था, राइट, याद है तुम्हें किस कैच की बात? जो ऐसे एक हाथ से पकड़ा था ना, ऐसे करके पीछे डाइव मारते हैं। अच्छा नहीं वो नहीं देखा था। अच्छा भाई तगड़ा कैच था भाई, मजा आ गया देख के। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। इस फेज में 6 से 10 ओवर में जो 4 ओवर थे 39 रन आते हैं, ऑलमोस्ट 10 रन इन ओवर। गिवन कि आप 3 विकेट ऑलरेडी लूज कर चुके हो, इट इज अ गुड कमबैक, बट द पॉइंट इज कि रन रेट रिक्वायर्ड इतनी ज्यादा थी, कॉन्टेक्स्ट में उतना अच्छा नहीं था। यू हैव जस्ट डग अ होल सो डीप फॉर योरसेल्फ कि आप उससे निकलने के लिए आप भली विकेट लूज करो लेकिन आप रन नहीं रुकवा सकते। तो वो प्रॉब्लम आ गई थी पंजाब के साथ मिडिल ओवर्स में। इनफैक्ट अगर मैं इसके बाद और बताऊँ आपको, नीतीश कुमार रेड्डी ने यहाँ पे बॉलिंग करी थी, वही एक बंदा था जो कि एक्सपेंसिव लग रहा था। उसके अगर स्टार्ट्स निकालोगे तुम, क्या है उसका? नीतीश कुमार रेड्डी के, हाँ, विद द बॉल। ओके, नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 ओवर में 1 विकेट लिया और 11 की इकोनॉमी से। 11 की इकोनॉमी से, तो आई थिंक वही एक बंदा था जो कि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव शायद वही है, फैन नोट रहा नहीं, जयदेव उनाटकट है। उनाटकट के कितने? अच्छा वो तो लास्ट ओवर के वैसे पूरा गुड़ गोबर हो गया ना, 12 की इकोनॉमी से। हाँ 26-27 रन तो उसके लास्ट ओवर में ही आए। Okay. अपार्ट फ्रॉम दैट ही वाज गुड इन द मिडिल फेज। रिगार्डलेस हम लोग जब 15वें ओवर तक पहुंचते हैं, 105 रन बन चुके थे एंड एक ही और विकेट गिरा था। आई थिंक यहाँ से पंजाब ने रिकवर करना शुरू करा है। इफ यू सी यहाँ पे 49 रन आते हैं इन द 5 ओवर्स। जो अपना वो रजा जो है सिकंदर रजा, उसके लोग कई लोग उसको हाइप करते हुए आ रहे हैं, क्या करते हुए आ रहे हैं, आई डोंट सी द वर्थ। ओके, व्हाई डू यू से सो दो? भाई ना परफॉर्म नहीं करा, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज नॉट हैव अ वेरी माइंड बेंडिंग गेम जहाँ पे उसने सिंगल हैंडेडली पंजाब को एकदम पक्का कंफर्म डिफीट से ऊपर ले आए हो। तो इतनी हाइप जो उसको लोग करते हैं, आई डोंट गेट इट पर्सनली विद द बॉल और विद द बैट। आज भी उसकी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी खास थी नहीं, अल्टीमेटली मिडिल फेज में आउट हो जाता है, विच लेफ्ट नोबडी फॉर शशांक बट आशुतोष, जो कि हमने पहले भी एक मैच में होते देखा अगेंस्ट गुजरात। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन आती है आज। एंड जो आखिरी के 5 ओवर थे, 182 का टारगेट था, विच मेंट कि 78 रन रह गए थे आखिरी के 5 ओवर में, एंड हम लोग सिर्फ 2 रन से हारते हैं। राइट, 75 मार दिए थे भाई। 75 रन मतलब तुम समझ रहे हो, 15 रन पर ओवर। 15 रन पर ओवर ही हुआ ना 5 ओवर में। हाँ राइट, हाँ 15 पक्का? रन है। हाँ भाई ठीक है, 15 रन पर ओवर। भाई 15 रन पर ओवर जो पिटाई करी है, एंड मोर सो बिकॉज आखिरी के 3 ओवर में कुछ 50 कुछ रन रह गए थे, फैन नोट रहा हूँ, एंड लास्ट ओवर में 29 रन रह गए थे। उनाटकट ने वो लास्ट ओवर डाला था, जो पहली 2 बॉल लेते, एक बॉल पर छक्का आता है, फिर 2-3 वाइड हो जाती है, फिर दोबारा छक्का आता है। वॉट वुड यू से अबाउट द फील्डर्स? एक तो ऐसा भी नहीं कि सेम फील्डर ड्रॉप कर रहा है, अलग अलग फील्डर्स है, कभी नीतीश कुमार रेड्डी है, कभी अब्दुल समाद है, सब राहुल त्रिपाठी है, सब ड्रॉप करने कैचेस। इट वॉज नॉट अ गुड साइड टू सी। आई थिंक नॉट अ गुड साइड टू सी, बट मे बी आई डोंट नो वाई, बट क्योंकि मैच भी इतना इंटेंस चल रहा है, एक फाइट भी पुटअप कर रही है पंजाब, तो इट इज़ नॉट लाइक कि प्लेयर्स कंप्लेसेंट हो जाएंगे कि नहीं ये तो मैच निकाल ही जाएंगे हम लोग। एकदम 2 रन से ही हारे अल्टीमेटली, तो इट कुड हैव गॉन आइदर वे। तो शॉकिंग साइड, एंड मतलब ऑब्वियसली एज यू सेड कि एक अच्छी साइड नहीं थी देखने को। होपफुली दे विल रिकवर फ्रॉम इट, क्योंकि उसी के वजह से गेम इतना क्लोज हुआ। क्या पता बाय चांस अगर जीत गए होते तो भाई क्या ही बात होती। लास्ट वर्ड ऑन शशांक एंड आशुतोष, जो ये डूअर है भाई। आई थिंक शशांक का तो मैं यही कहूंगा कि जो कंट्रोवर्सी थी ऑक्शन कि हमने सही शशांक लिया या नहीं लिया, फिर बाद में उन लोगों ने स्पेशली ट्वीट निकाला कि नहीं हम यही लेना चाह रहे थे, तो जबरदस्ती निकालना पड़ा। बट उसके बाद भाई ही हैज बीन प्लेइंग गुड फॉर देम इन द स्पेशली इन द पास्ट 2 मैचेस। लास्ट मैच में भी काफी अच्छी इनिंग्स खेली थी उसने, आशुतोष ने भी बहुत अच्छा खेला, आशुतोष ने भी काफी अच्छा खेला। राइट, मुझे लगता है अगर अभी ये इन 4-5 मैचेस तक की बात करें, दे हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्टील्स ऑफ द ऑक्शन। राइट, अनकैप्ड प्लेयर्स में इतना तगड़ा कोई परफॉर्म करके दे नहीं रहा था, क्लच कोई नहीं कर रहा, तो आई थिंक हार्डली कोई है शायद। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर अभी तो है ये इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स में फॉर श्योर। लेट्स सी ये लोग पंजाब के लिए कितना वर्थ प्रूफ करते हैं, बिकॉज दे आर पुटिंग द अदर एक्सपीरियंस गाइज टू शेम। उनको शर्म से डूब जाना चाहिए भाई, ये 2 ऐसे लड़के खेल के दे रहे हैं, तो बहुत कुछ है भाई पंजाब का। मुझे ये लगता है इसलिए लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड एसआरएच अभी तक इंप्रेसिव रही है, 2 मैचेस हारी है, 3 जीती है, देखते हैं क्या होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गेम विच इज द प्रीव्यू फॉर मुंबई इंडियंस वर्सेस आरसीबी।
तगड़ा गेम है भाई, ऑफ कोर्स रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली होने वाला है। क्या लग रहा है इस मैच के लिए, क्या एक्सपेक्टेशन है? देन विल मूव टू द सेगमेंट। People are no longer saying रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली, they are saying रोहित शर्मा विराट कोहली वर्सेस हार्दिक पांड्या। But I think there are few things that I'm quite looking forward to, especially in this game, क्योंकि obviously एक दो काफ़ी हाई प्रोफाइल टीम्स का मैच है एंड आई एक्सपेक्ट कि मुंबई इंडियंस को अभी डीसी के अगेंस्ट वो जीते थे और घर पे मैच है, घर पे मैच है, अब आरसीबी मिल रही है, तो दो बेस्ट टीम्स हैं जिनके अगेंस्ट आप रिजल्ट निकाल सकते हो। इससे गंदी टीम्स नहीं मिलेंगी आपको इस टाइम पे आईपीएल पे, तो अच्छी बात है कि इन दोनों का आगे है, इससे मुंबई का फॉर्म भी आगे बढ़ता जाएगा। आरसीबी का तो मैं यही कहूँगा कि भाई आई डोंट थिंक दैट दे हैव एनी चांस इन दिस गेम, क्योंकि लास्ट मैच में भी वॉट एवर यू से जिस तरीके से मुंबई इंडियंस ने बैटिंग करी थी, स्पेशली इवन वो 49 पे आउट हो गया था बेचारा रोहित शर्मा, बट द वे ही बैटेड इन दैट मैच इट वाज क्रेजी भाई। मैंने ये चीज़ पॉडकास्ट में बोली थी उस दिन कि रोहित शर्मा ने जो बैटिंग करके दी है, दिस इज एग्जैक्टली द टेम्पलेट दैट ही शुड रेप्लिकेट इन द टी20 वर्ल्ड कप। एक ओपनर से हमें डिट्टो सेम चीज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भाई। आप इतना ही खेलो, 40 रन के आसपास ही मारो, बट इतनी स्पीड से मार दो कि फिर आपको मिल जा रहा है। जायसवाल अगर इफ ही इज ओपनिंग में रोहित शर्मा, इन दोनों में से कोई एक भी ऐसी नहीं खेल गया ना तो मिडिल ओवर सेट है। हाँ राइट। तो दैट इज व्हाट आई जेन्युइनली लव्ड अबाउट दैट इनिंग्स फ्रॉम रोहित शर्मा। जल्दी से मैं अलग अलग सेगमेंट बताता हूँ, 5 सेगमेंट होंगे हमारे, ठीक है। पहला है पिच एंड कंडीशंस। तो पिच का मैं सिंपल बता दूं, वानखेड़े में मैच होने वाला है, रात को मैच होने वाला है, ड्यू भी पड़ेगी, इट इज गोइंग टू बी अ बैटिंग पैराडाइज होपफुली। राइट, आपको आंख मीच के टॉस जीत के बॉलिंग करनी है, बैटिंग करो बॉलिंग करनी है, स्पेशली मोर सो इफ यू आर आरसीबी, बिकॉज इफ यू आर आरसीबी देन रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन एंड द कंडीशंस यू विल हैव टू चेस। कोई चांस ही नहीं, बिकॉज मैं बॉलिंग डिफेंड नहीं कर सकती। तो आरसीबी है तो आंख मीच के बॉलिंग करो, एंड मुंबई भी हो तो भी बिकॉज ऑफ द कंडीशंस इट मेक्स सेंस टू चेस। तो टॉस यहाँ पे क्रूशल हो सकता है, मोर सो बिकॉज आरसीबी ओपोनेंट है। राइट, अगर आरसीबी की पहले बैटिंग आ जाए तो ऑलमोस्ट गेम दूसरी टीम के पास इस वक्त तो ऐसे ही चल रहा है, विच इज वाई टॉस कुड बी क्रूशल, क्योंकि मुंबई को बस ये कि चांसेस ऑफ विनिंग 50% से 100% करना है टॉस के ऊपर। अगर चेस कर लिया मुंबई ने तो ऑलमोस्ट फिर गारंटीड है। बट हम लोग हेड टू हेड पे चलते हैं, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट है तुम्हारे लिए। पिछले मतलब हेड टू हेड अगर हम लोग पूरे आईपीएल में देखा जाए तो 32 मैचेस हुए हैं, 18 बार मुंबई जीती है, 14 बार आरसीबी जीती है, तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, ज़्यादा गैप नहीं है। बट अगर हम लोग आखिरी के 15 गेम की बात कर रहे हैं, जो लास्ट 15 गेम्स हुए हैं, उसमें भी 10 बार मुंबई जीती है। अच्छा, ठीक है, तो मतलब 5 बार आरसीबी जीती है लेकिन 10 बार मुंबई जीती है। द थिंग इज आखिरी के 6 मैचेस की बात करें अगर, तो 5 बार आरसीबी जीती है। ओह यो, वी हैव अ चांस। 5 बार आरसीबी जीती है। ओके, तो रीसेंट हिस्ट्री जो एकदम रीसेंट हिस्ट्री है वो तो आरसीबी के फेवर में है। बट ऑफकोर्स ये रीसेंट हिस्ट्री घंटा मैटर नहीं करती जब आप ऐसे स्टेज पर जाते हो इतने गंदे फॉर्म के साथ। बट जस्ट टू ऐड मोर ट्रिविया फॉर द ऑडियंस एंड फॉर यू एज वेल, तो मैंने ये नोट करा हुआ था स्टैटिस्टिक, बिकॉज रीसेंट फॉर्म इट इज क्वाइट अनबिलीवेबल कि आरसीबी इतना अच्छा कैसे कर रही है मुंबई के अगेंस्ट। बट मूविंग ऑन टू द प्लेइंग 11s, मतलब of course you have not seen the IPL in detail so far, but do you expect any names particularly जो कि changes? I think कुछ तो मैं पहली बात बोलूँ, I don't think मुंबई को कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि they already have a great team. I think RCB में I expect some changes specifically in the form of कि like they have a player Will Jacks जो कि काफ़ी अच्छा खेल रहा है, अपनी इंग्लैंड की तरफ से खेलता है, एंड अपनी जो इंग्लैंड की जो T20 लीग है उसमें भी काफ़ी अच्छा खेलता है। बट फॉर सम रीजन ऑब्वियसली ही इज नॉट प्लेइंग राइट नाउ, एंड प्रॉब्लम वही आएगी कि आप किस फॉरनर को बाहर करोगे, वही है और कुछ नहीं। वही, क्योंकि आप फाफ डु प्लेसी तो कैप्टन बना रखा है आप लोगों ने, ग्लेन मैक्सवेल का अगेन आप बस वो बैंक कर रहे हो कि एक इनिंग्स ऐसी आ जाएगी, फिर वो प्लस बॉलिंग वो डिसेंट कर रहा है, प्लस हाँ बॉलिंग अच्छी कर रहा है वो, तो वही बात है। और कैमरून गिल ने आपने 17 करोड़ का ले लिया, अब आप बैठा नहीं सकते उसको, प्लस कैमरून गिल एक पेसर है तो प्रोफाइल भी सेम नहीं है। राइट, तो या तो डुप्लेसी को हटा सकते हैं या तो मैक्सवेल को, और कोई हटा नहीं सकता, और हटा ही नहीं सकता अब उनको इस टाइम पे। बट आई थिंक प्रॉब्लम यही है, मुझे बस आरसीबी के साथ लगता है कि दे ऑब्वियसली हैव टू चेंज समथिंग। इस टीम के साथ वो नहीं जा सकते बार बार, स्पेसिफिकली क्योंकि मतलब अगर हम लोग विराट कोहली को वॉट एवर यू से कि चलो विराट कोहली एटलीस्ट स्टेप अप तो कर ही रहा है आरसीबी के लिए, बट जो बाकी के जितने भी प्लेयर्स बचे हैं दे आर ऑब्वियसली नॉट स्टेपिंग अप। हम लोग कैमरून ग्रीन को ले लें, मतलब एक अगर हम लोग हिस्टोरिकली भी देखें तो आरसीबी की एक स्ट्रेंथ क्या है, बैटिंग है। इस टाइम पे बैटिंग भी स्ट्रेंथ नहीं है। हम पहले ऑक्शन में आते हुए सोचे थे कि चलो बैटिंग ये लोग निकाल जाएंगे, ये लोग बॉलिंग नहीं कर पाएंगे, और बॉलिंग ये लोग नहीं कर पा रहे। ये पॉइंट मैंने बोला है जब आईपीएल शुरू होने से पहले हम स्क्वाड एनालिसिस कर रहे थे ना, तो मैंने उसमें बोला है कि ये मिथ है कि आरसीबी की बैटिंग बहुत तगड़ी है। ओके, क्योंकि बेंच पे अगर तुम देखोगे सिर्फ एक ही और प्रॉपर बैट्समैन है और एक विकेट कीपर बस। नहीं तो लाइक बेंच से मैं तो प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ ना, प्लेइंग 11 में भी सिर्फ सुपरस्टार्स पे रिलाई कर रहे हो तुम, डेप्थ है ही नहीं बैटिंग में।
जो कहना कि आरसीबी की वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग लाइनअप है, केकेआर, सीएसके और मुंबई, ये 3 टीम्स हैं जिनकी बैटिंग डेप्थ 8, 9, 10 नंबर तक जाती है। 11 में से 9, 10 लोग। अभी मैं मुंबई की बैटिंग बताऊंगा, अभी हम इंग्लैंड में बनाएंगे, देखना कितने बैट्समैन है। एसआरएच की भी टू सर्टेन एक्सटेंट, जैसे इस मैच में पंजाब के अगेंस्ट थी डेप्थ, जब नंबर 9 पे पैट कमिंस आ रहा था। आरसीबी का नंबर 7 पे डीके आता है, उसके बाद कोई बैट्समैन ही नहीं है भाई। Okay. तो तुम कितने भी अच्छे बैट्समैन लेके रख लो अपने टीम में, उनके ऊपर एट द बैक ऑफ द माइंड हमेशा प्रेशर तो होगा ही ना कि मैं आउट हो गया तो पीछे कोई नहीं है, विच इज व्हाट सबकॉन्शियसली प्लेज विद विराट कोहली आल्सो, देयर इज नो डिनाइंग दैट। माय क्रिटिसिज्म वंस अगेन वाज कि जब कोई भी विकेट नहीं कर रहा तब भी आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो, बट इनिंग्स के स्टार्टिंग से तो ये इशू तो रहेगा ही रहेगा। अगर मैं प्लेइंग इलेवन जल्दी से बताऊं, मैंने कुछ चेंजेस करे हैं, फिर हम लोग मुंबई के ऊपर आ जाएंगे। फैफ डु प्लेसी, क्या उसे खेलना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग कह रहे हैं ना कि हटा दो, एज अ प्लेयर तो आप हटा सकते हो, कोई डिजर्व नहीं करता खेलना वो। एज अ कैप्टन भी वो कुछ खास नहीं रहा, वन ऑफ द वर्स्ट कैप्टन रहा टू बी ऑनेस्ट। बट और कौन कैप्टन बनेगा? अगर आप ये अज्यूम कर रहे हो कि विराट कोहली कैप्टन बनने वाला, आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा। डू यू थिंक एक मैच के लिए बन सकता है? नहीं, एक मैच के लिए बन के पॉइंट क्या है एक मैच के लिए बनने का? फिर एक मैच का दोबारा अगर विल जैक्स परफॉर्म कर दे तो फिर डुप्लेसी को दोबारा ले आओगे, विल जैक्स को दोबारा निकाल दोगे, तो पॉइंट क्या है एक मैच के लिए? कुछ लोग कह रहे हैं डीके को कैप्टन बना दो। भाई जो बंदा टीम में परमानेंट नहीं है, कभी इंपैक्ट प्लेयर बनता है, कभी कुछ बनता है, आई डोंट थिंक इट इज वर्थ इट। एंड प्लस आई डोंट थिंक दिनेश कार्तिक इज अ ग्रेट कैप्टन एनीवे, स्पीकिंग फ्रॉम केकेआर's एक्सपीरियंस। तो डुप्लेसी एज बैड एज ही हैज बीन दिस सीजन एज अ कैप्टन, व्हिच ऑल्टरनेटिव डू यू हैव? दैट इज द इशू। तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस और प्लेयर्स इतने हैं ही नहीं, जो है वो बनना नहीं चाहता कैप्टन, तो तुम फंसे हुए हो। तो फैफ को तो खेलना ही पड़ेगा, साथ में कोहली ऑफ कोर्स। रजत पाटीदार एट नंबर 3 मेरे लिए फॉर श्योर, और कहीं बैटिंग नहीं करनी चाहिए उसको। जो पिछली बार ये लोग थोड़ा नीचे लाए थे उसको, ऊपर तो खेला जा नहीं रहा, उससे नीचे जरूर खेल लेगा वो। उसका गेम ही वो नहीं है कि वो नंबर 5 पे खेल सके, खेल ही नहीं सकता। तो आई गेट व्हाई पीपल वुड बी टेम्प्टेड टू हैव कैमरून ग्रीन एट नंबर 3 बिकॉज उसका गेम बेटर हो जाता है। बट कैमरून ग्रीन का जितना गेम बेटर हो रहा है, उससे ज्यादा गंदा रजत पाटीदार का गेम होता जा रहा है, तो जो नेट इफेक्ट है वो नेगेटिव ही आ रहा है। राइट, इट इज नो सेंस इन प्लेइंग रजत पाटीदार एट नंबर 5। उससे अच्छा या तो फिर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन सारे ले लो, सौरभ चौहान, महिपाल लोमर, वो सब खिला लो। बट आई डोंट थिंक दे विल ड्रॉप पाटीदार, सो आई एम कीपिंग हिम एट नंबर 3। नंबर 4 पे मैं ग्रीन को लूंगा। ओके, कि वो एकदम नीचे भी नहीं आ रहा, एकदम ऊपर भी नहीं आ रहा, मिडिल ग्राउंड पे आ गया। नंबर 4 इज वेरी क्रूशियल एनीवे, युवराज सिंह भी कहते हैं। नंबर 5 पे मैं मैक्सवेल का लाऊंगा, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू फेस द पेसर्स राइट नाउ, हिज स्ट्रेंथ इज अगेंस्ट द स्पिनर्स, माइट एज वेल कम डाउन द ऑर्डर एंड सपोर्ट दिनेश कार्तिक इन फिनिशिंग द गेम। फिर एक ऑब्वियस चॉइस है जो कि आरसीबी नहीं करेगी, महिपाल लोमर को खिलाओ। क्यों नहीं खिला रहे उस बंदे को जो कि अच्छा खेल रहा है? मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं खिला उसको, क्या लॉजिक है भाई? राइट, तो नंबर 6 पे वो आएगा, नंबर 7 पे दिनेश कार्तिक, यू कैन ऑल्टरनेट देम इफ यू वांट टू। उसके बाद अब देखो क्या है, कोई इनके पास बॉलिंग ऑलराउंडर्स है ही नहीं टीम में, ठीक है? इसकी वजह से इनकी बैटिंग डेप्थ नहीं होती बिल्कुल भी, और जो बैट्समैन है वो इतना ज़्यादा बॉलिंग करते ही नहीं है। तो ऐसा भी नहीं कि बैट्समैन एक्स्ट्रा खिला लो फिर बॉलिंग जो है बैट्समैन से करा लो। तो अब यहाँ पे एक मिडिल ग्राउंड रीच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभी तक ये लोग मयंक डागर को खिला रहे थे एज अ स्पिनर, जो कि पहले 2 मैचेस में तो बड़ा अच्छा लग रहा था जब उसने सिर्फ 2 ओवर फेंके थे। अब ही लुक्स लाइक अ लायबिलिटी। आई एम गोइंग टू मेक अ बोल्ड मूव, आई एम सेइंग कर्ण शर्मा को वापस लेके आओ। ओके, पिछले बार इन्होंने एक वो शर्मा को लेके आए थे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, लेग स्पिनर ही था। क्या पॉइंट है? कर्ण शर्मा को लेके आओ, ही कैन बैट एज वेल अ बिट। नंबर 8 पे उसको लेके आओ, ही प्रोवाइड्स द मच नीडेड बैलेंस। नंबर 8 पे कर्ण शर्मा आएंगे, उसके बाद विजय कुमार विशक, वो भी पता नहीं क्यों नहीं खेलने को समझ में नहीं आ रहा, ही हैज टू स्टार्ट। विजय कुमार विशक होंगे, रीस टॉपली होंगे, सिराज होंगे, इंपैक्ट प्लेयर हमारे हो जाएंगे यश दयाल। तो पेसर्स हमारी पूरी बैटरी यहाँ पे सॉर्टेड है। स्पिनर्स हमें वैसे भी ज़्यादा चाहिए ही नहीं, तो मैक्सवेल एंड कर्ण शर्मा काफ़ी होंगे, बिकॉज वानखेड़े में हाई स्कोरिंग गेम होने वाला है, स्पिनर्स का तो रोल होगा नहीं। अगर मैं स्ट्रेटेजिकली जल्दी से बात करूँ यहाँ पे ओपनर्स के लिए, मैं एक पॉइंट बोलूँगा बस, आरसीबी के। हाँ, अगर तुम्हारी पहले बैटिंग आ गई भाई भूल जाओ तुम्हारे पास डेप्थ है कि नहीं है। बिकॉज अगर तुम डेप्थ का सोच के मैच खींचोगे ना, तुम तब भी हारोगे। तो माइट एज वेल लूज वाइल फाइटिंग लाइक अ वॉरियर। ओके, वुड यू एग्री विद दैट? मतलब मैं ये कहूंगा कि लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द ओपनर शुड बी लाइक कि मेरे को गेट गो से मारना है, एंड आई थिंक इन माय ओपिनियन दैट शुड बी फाफ डू प्लेसी। नॉट सेइंग कि भाई ताकि विराट कोहली की सेंचुरी आ जाए, मतलब आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन दैट कि बस उसकी सेंचुरी की वजह से टीम डूब जाए। आई वुड से कि विराट कोहली को भी तेज खेलना है, नॉट लाइक ही प्लेड इन द लास्ट गेम, जब उसने स्टार्टिंग के कुछ एक टाइम पे उसने 37 रन मारे थे और 35 बॉल्स। तो इतना भी स्लो आपको किसी पॉइंट ऑफ गेम में नहीं होना, तो आपको एक वो डिसेंट स्ट्राइक रेट तो मेंटेन करके रखनी है। पर एट द सेम टाइम आई थिंक स्टिल विराट कोहली के शोल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कहीं ना कहीं कि भाई एक तरफ से बंदा चला के खेल रहा है, तो मेरे को तब भी थोड़ा सा संभल के तो खेलना पड़ेगा। आई कांट गेट आउट।
आई विल टेल यू व्हाई दिस इज अ वेरी रिस्की अप्रोच. अब मैं मुंबई के लाइनअप पे आता हूँ और तुम बैटिंग डेप्थ देखना चाहती है. रोहित शर्मा, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव हमारे टॉप 3 होने वाले. टॉप ऑर्डर हमारा हो गया. मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा, आई थिंक नंबर 4 पे तिलक वर्मा को ही आना चाहिए. हार्दिक पांड्या शुड स्टिक टू नंबर 5. नंबर 6 पे टिम डेविड ऑफ कोर्स. ये बेसिकली लाइनअप सेम ही है. नंबर 7 पे रोमारियो शेफर्ड आ जाएंगे हमारे, जिन्होंने भाई तोड़ाई कर दी पूरी. नंबर 8 पे मोहम्मद नाबी. अब मोहम्मद नाबी को मैं क्यों ले रहा हूँ इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी. उसके बाद क्वेटजी, पीयूष चावला एंड लास्टली बुमराह. एंड इम्पैक्ट प्लेयर में आकाश मधवाल आ जाएंगे. जो 11 प्लेयर्स हैं, बुमराह को छोड़ के 10 के 10 बैटिंग कर सकते हैं. जब तुम्हारे पास इतनी बैटिंग डेप्थ है तो पहला स्ट्रेटेजिक पॉइंट मेरे लिए मुंबई के लिए है ही यही कि डर के मत खेलना. जो पिछले मैच में हार्दिक पांड्या ने स्लो डाउन कर दिया था बीच में, उसकी जरूरत नहीं है भाई. बहुत डेप्थ है तुम्हारे पास. मोहम्मद नबी की बैटिंग ही नहीं आई मैच में, इतनी डेप्थ थी. तो स्लो डाउन होने की जरूरत ही नहीं थी हार्दिक पांड्या को. तो इस मैच में डरना मत. लर्न दिस फ्रॉम KKR. डरने की जरूरत ही नहीं है. मार के खेलो भाई, तुम्हारे पास बहुत डेप्थ है, तुम किसी को भी तोड़ सकते हो. बिकॉज इतनी डेप्थ है एंड दे कैन अफोर्ड टू गो ऑल आउट. I think having one anchor from the get-go for RCB is a risky job if they bat first. Okay. क्योंकि तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी कि फिर वो इतना टारगेट खड़ा करके दे देंगे कि वो अगर वो 200 ही बनाते हैं, 200 भी चेज हो सकता है. दिल्ली ने डे गेम में 200 रन बना दिए थे चेस करते वक्त, जब रोमारियो शेफर्ड ने जब पिटाई करी थी उसके बाद. तो नाइट गेम में क्यों नहीं बनेंगे भाई? राइट. और दिल्ली की बैटिंग को मुंबई से कंपेयर तो कर ही नहीं सकते. आई थिंक पता है वही है ना कि ऑब्वियसली उस साइड की रिस्की अप्रोच है, बट वही एक डबल एज स्वॉर्ड है. क्योंकि इस टाइम पे आई थिंक विराट कोहली हैज स्कोर्ड लाइक 36% ऑफ द रन्स दैट आरसीबी हैज स्कोर्ड इस सीजन. तो 36% मेजर चंक जो है वो विराट कोहली की तरफ से आया है. तो डबल एज स्वॉर्ड ही यही है कि क्या वो स्लो खेलेगा तो शायद 180 पहुंच जाए, और अगर वो एकदम गेट गो से फास्ट होकर खेलेगा जैसे डुप्लेसी खेलेगा स्टार्टिंग से, विच आई एम सजेस्टिंग, तो फिर मतलब ऐसा है कि शायद 120 पे ऑल आउट हो जाए टीम. तो एक वही है कि रिस्क है. आई वुड स्टिल से कि अगर रिस्क है तो फिर टेक द टफर ऑप्शन, क्योंकि हारना वैसे ही है. हार तो तुम ऐसे भी जाओगे भाई अगर तुम्हें पहले बैटिंग आ गई तो माइट एज वेल ट्राई. क्या पता है इन द सर्च ऑफ समथिंग ग्रेट यू विल अचीव अनएक्सपेक्टेड हाइट्स. अगर मैं की बैटर्स की जल्दी से बात करूं, ठीक है, 4 की बैटर मैंने पिक करें, तुम बताना तुम्हारे कोई ओपिनियन है तो. पहला है कोहली वर्सेस बुमराह. एनी थॉट्स ऑन दैट? ऑब्वियसली मतलब आई थिंक तो ऑब्वियस वन है, होना ही होना है. ओपनिंग कर रहा है वो, बुमराह पावर प्ले में बॉलिंग करेगा. बुमराह गेट्स विराट कोहली. ये बहुत बड़ा हैक है फिर पूरी टीम में, बिकॉज और कोई रन मार नहीं है. तो ओनस इज ऑन बुमराह टू मेक श्योर कि अगर आरसीबी के 150 रन भी बन रहे हैं तो वो कट के 120 पे आ जाए. डिपेंड्स ऑन विराट कोहली इस विकेट. तो आई थिंक ये स्ट्रेट फॉरवर्ड की बैटल एक बनता है. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड की बैटल्स है. रोहित शर्मा को मैंने सोचा था कि मैं सिराज के अगेंस्ट रखूं, बट सिराज के जैसा फॉर्म अभी चल रहा है. आई एम पिकिंग रीस टॉपली. उसका फॉर्म भी बेटर है, प्लस वो लेफ्ट आर्म एंगल वाला एक लेके आता है, तो एक फेमिलियर फो है एक ये रोहित शर्मा का. आई थिंक रोहित शर्मा जिस इंटेंट से खेल रहा है, इफ ही गेट्स आउट अर्ली, don't really feel it would make much of a difference because depth बहुत ज़्यादा नहीं है. But the difference would be between 200 and 230. वो वाला difference on the higher end difference बनेगा. हाई एंड पे जा तो तुम रही हो, फिर हाई से हायर पे जाने पे डिफरेंस बन सकता है. तो आई थिंक वहाँ पे रीस टॉपली के ऊपर बहुत बड़ा जॉब है. बिकॉज मैं सोचा था मैं और किसके अगेंस्ट मैचअप रख सकता हूँ रोहित शर्मा को. फ्रैंकली और कोई उसके लेवल का है भी नहीं. रीस टॉपली भी आसपास नहीं है, बट ही इज़ देयर बेस्ट बेट. आरसीबी की बेस्ट बेट है, इसलिए मैंने रीस टॉपली को रखा है. Third is going to be Surya Kumar Yadav versus Glenn Maxwell, the bowler. Okay. I think Glenn Maxwell अगर bowling करेगा, he could be the weakest link on paper for RCB. Plus Surya Kumar Yadav middle order में batting करने के लिए आएगा. Glenn Maxwell because he has been their best bowler, तो Faf du Plessis will be maybe tempted to use him as soon as possible. जैसे ही पावरप्ले खत्म होता है. एंड स्काई पिछले मैच में 0 पे आउट हुआ है. इट कुड बी एन ईजी अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू डोमिनेट एन ऑफ स्पिनर जिसकी बॉल टर्न होकर अंदर आ रही है ऑन अ विकेट दैट इज गुड फॉर बैटिंग ऑन गुड कंडीशंस. तो एक ईजी कमबैक के लिए, इजीली स्लाइड इन होने के लिए इनटू फॉर्म एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकता है मैक्सवेल. प्लस इफ ही डोमिनेट्स मैक्सवेल, बाकी सब बॉलर तो पिट ही रहे. एक मैक्सवेल ऐसा बंदा जिसने बॉलिंग डिसेंट करके दी है. तो स्काई कैन रूइन द मिडल ओवर्स फॉर आरसीबी इफ ही डज दैट. लास्टली अगर जो मैं कहने वाला हूँ वो है मैक्सवेल या फिर कैमरन ग्रीन, डिपेंडिंग ऑन कौन किस नंबर पर बैटिंग करने के लिए आता है, अगेंस्ट पीयूष चावला. ओके. मैक्सवेल नोन टू डोमिनेट स्पिनर्स हैज नॉट बीन एबल टू डू इट सो फार. पीयूष चावला इज द ओनली मेन स्पिनर इन दैट टीम. अगर पीयूष चावला की पिटाई हो जाती है तो फिर वहाँ पे प्रेशर आएगा मोहम्मद नाबी के ऊपर बॉलिंग कराने का. मोहम्मद नाबी ने पिछले मैच से 2 ओवर डाले थे, वो डे गेम था, तो नाइट गेम में आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा बॉलिंग कराई जाएगी. इसलिए मैंने कहा था मैं मोहम्मद नाबी को क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज पीयूष चावला का एक बैकअप है स्पिन डिपार्टमेंट में. एंड एक और पेसर लेने की जरूरत पता है क्यों नहीं है, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी बुमराह, आकाश मधवाल, क्वेटजे, सूर्य कुमार, सूर्य कुमार यादव कहाँ से कह रहा हूँ मैं, पांड्या और रोमारियो शेफर्ड, ये 4-5 पेसर ऑलरेडी है भाई साहब.
तो जरूरत ही नहीं और पेसर्स की, कितने पेसर ले लोगे, राइट। तो नाबी इज दैट परफेक्ट फिट, वो एक ऑलराउंडिंग ऑप्शन भी देता है, तो बैटिंग में डेप्थ भी आ गई, तो ही कुड बी द बैकअप देयर। बट अगर मैक्सवेल डोमिनेट नहीं कर पाता पीयूष चावला को, तो फिर नाबी के ऊपर प्रेशर आएगा। ऑन द अदर हैंड अगर पीयूष चावला मैक्सवेल को निकाल दे तो फिर मिडिल ऑर्डर में खाली है भाई, बहुत बड़ा लूप होल है। सो लास्टली प्रेडिक्शंस पे आते हैं, क्या लग रहा है? आई थिंक आई एम 99% श्योर कि आरसीबी ये वाला मैच भी हारने वाली है। सो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू गो विद एमआई। आई थिंक वो अपना एक्सटेंड करने वाले हैं। जो मैं बस इंटरेस्टेड क्यों हूँ इस मैच में, आई जस्ट वांट ऑल द इंडियन प्लेयर्स टू परफॉर्म वेल। आई वांट बुमराह अच्छा खेले, आई वांट विराट कोहली बहुत अच्छा खेले, आई वांट रोहित शर्मा अगेन जैसा खेलता आ रहा है वैसे ही खेले, स्काई एंड स्काई स्पेसिफिकली आई वांट कि स्काई काफ़ी अच्छा खेला। आई ऑल्सो थिंक कि देखो मैं थोड़ी शेडी चीज़ कहूँगा, अगर टॉस जीत के टॉस हार के कुछ भी करके आरसीबी की पहले बैटिंग आ रही है तो आई एम कंप्लीटली बैकिंग मुंबई। प्लस मुंबई 3 मैचेस स्टार्टिंग के हार चुकी है, अब वो एक स्ट्रीक बना सकते हैं आराम से, वो हम लोग देखते हैं उनसे। अगर आरसीबी चेस कर रही है फॉर सम रीजन, आई फील कि जो पिछले मैचेस उनके रहे हैं उससे बेटर चांस यहाँ पे होगा, बिकॉज पिच अच्छी सपोर्ट करने वाली है बैटिंग के लिए। आई थिंक पिच अच्छा करेगी, एंड देन अगर चेजिंग साइड पे अगर विराट कोहली टिक जाता है देन ही कैन टेक अवे द गेम। प्लस द प्रेशर ऑफ इंटेंट इज नॉट गोइंग टू बी देयर, बिकॉज फिर आपको पता आपको कितने टारगेट चेस करना है, तो आप उस हिसाब से खुद कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो वो प्रेशर नहीं कि इंटेंट से क्यों नहीं खेलना। तो आई थिंक चेस करेगी अगर आरसीबी, देन दे हैव अ चांस इन द गेम, बट एब्सोल्यूट फेवरेट्स तो मुंबई रहने वाला है डेफिनेटली। विद दैट। आई थिंक क्रिकेट को हमने सब कवर कर लिया है। लेट्स स्टार्ट विद फुटबॉल। वी विल स्टार्ट विद योर टीम आफ्टर योर कमबैक। मड्रिड ने क्या करा वही बता दो भाई। स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइनअप से, क्योंकि आई थिंक लाइनअप थोड़े इंटरेस्टिंग थे सिटी की तरफ से। अगेन आई वाज थिंकिंग कि पेप गार्डियोला एंड ओवर थिंकिंग, क्या ये चीज वापस क्लिक करनी है यार? आई थिंक मतलब अगर आप केडीबी अब तक खिलाते आ रहे हो एंड सडनली आप सबसे बड़े मैच के, अब सीजन का सबसे बड़ा मैच यही था सिटी का भी, मड्रिड का भी, सिटी का भी। मड्रिड ने तो अपनी ए टीम निकाली है, सिटी की एकदम प्रॉपर ए टीम क्यों नहीं निकली? आई थिंक कुछ ऐसा रीजन है शायद कि ही डज नॉट वांट टू रिस्क हिम टू मच, बिकॉज सेकंड लेग घर पे होने वाला है, वहां पे ही वुड बैक हिम टू स्टार्ट मच मोर। मतलब पॉइंट यही है कि सिटी के पास कितने तगड़े ऑप्शंस है कि उसके बाद भी इन लोगों ने अल्टीमेटली गेम ड्रॉ करके निकाल ही लिया। पॉइंट वही है। और पता है इट्स नॉट जस्ट अबाउट, आई थिंक सिर्फ केडीबी की बात नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ओवर थिंकिंग करा, क्योंकि आपका एडरसन मेन कीपर है, आपने वो नहीं खिलाया, ओर्टेगा खिला दिया। मतलब दीज आर द काइंड ऑफ डिसीजंस जो आपको लगता है कि गोडियोल अभी इंजरी से वापस आया था, वो वापस उसने गोल भी मार दिया। हाँ, और क्या गोल मारा। तो आई थिंक अगेन दीज आर सम लग्जरीज दैट ओनली अ सिटी मैनेजर कैन हैव, इससे अलावा और कोई आ भी नहीं सकता। बट देन अगेन लाइनअप्स की बात करें तो मड्रिड अपने यूजुअल 4-1-2-1-2 फॉर्मेशन के साथ जाती है, एंड मैं बताऊंगा कि मेरी किस जगह से मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। लूनेन ऑब्वियसली वो स्टार्टिंग बहुत अच्छी बात है, स्टार्ट कर था। मेंडिया सा लेफ्ट बैक, अगेन आई थिंक कि सही है उसको स्टार्ट कराना, क्योंकि सिटी अगेंस्ट आपको एक थोड़ा डिफेंसिव लेफ्ट बैक चाहिए ही चाहिए। रूडिगर खेल रहा था एंड चुआमेनी सॉर्ट ऑफ डिफेंस में था उसके साथ। आई थिंक मैं बस यहाँ पर डिसएग्री करता हूँ। आई थिंक मेरे हिसाब से नाचो खेलना चाहिए था, क्योंकि जो लास्ट सीजन हमने ट्रॉमा फेस करा था 4-0 का, दैट वाज टोटली बिकॉज कि हमारे पास एक प्रॉपर सीडीएम अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। आई वांटेड कि चुआमेनी एक सीडीएम की तरह खेले, अल्टीमेटली कार्ड भी ले गया, तो नेक्स्ट मैच में तो वैसे भी नहीं होगा, तो सॉर्ट ऑफ एक गुड प्रिपरेशन हो गई हमारी। बट देन अगेन आई वांटेड कि एक सीडीएम प्रॉपर हो हमारे पास, वो इस मैच में भी नहीं था अल्टीमेटली। एंड राइट में कारवाल खेल रहा था। नाउ मिडफील्ड इज द मेन एरिया, क्योंकि यहाँ पर हमें एक बहुत डिफरेंट चीज देखने को मिली। मड्रिड की एक्चुअल फॉर्मेशन ऑन फील्ड जो थी ना वो 4-4-2 थी, प्रॉपर ऑन द काउंटर अटैक खेल रही थी मड्रिड। एंड 4-4-2 में वेरी डिफरेंट थिंग वाज कि रोड्रिगो लेफ्ट में खेल रहा था, फिर बीच में आया कामाविंगा, फिर आया क्रूज, फिर वाल्वर्दे राइट में, एंड जो दो लोग आगे थे वो विनीशियस और बेलिंगम थे। दैट मीन्स कि विनीशियस और रोड्रिगो दोनों सेम साइड पे खेल रहे थे, सेम विंग पे। एंड दिस कैन बी वन ऑफ द क्रिटिसिज्म एज वेल, क्योंकि पूरे मैच में हमारा राइट विंग से एक भी चांस नहीं आ रहा था, ओवरलोड कर दिया। हाँ, वाल्वर्दे का गोल आया राइट साइड से, पर वो बैंगर सॉर्ट ऑफ। आई थिंक यहाँ पे एक टेक्निकल रीजन ये है कि वहाँ पे काइल वॉकर नहीं था, तो उस साइड को ओवरलोड करने के लिए, बिकॉज़ वहाँ पे प्रॉपर एक राइट बैक नहीं था कोई, राइट, प्रोबब्ली दैट इज व्हाई दे वांटेड टू डू इट। हाँ, बट मुझे अल्टीमेटली बस यही लगा कि अगर हम लोग राइट साइड से अटैक करते हैं तो एक वो होता है ना कि आपके ऑप्शंस थोड़े खुल जाते हैं। बट देन अगेन आई थिंक ये रोड्रिगो वापस आया एंड लेफ्ट विंग पे खेलते हुए उसने गोल मारा भी लास्ट मैच में, तो आई थिंक जस्ट कि वो दोनों का एकदम फुल आउटपुट निकल सके, मे बी दैट इज द रीजन कि उस लोगों ने उनने क्यों स्टार्ट कराया। एंड सिटी अपनी वही 3-4 फॉर्मेशन के साथ जाती है, और टेगा बिटवीन द स्टिक्स। गॉर्डियोल अभी इंजरी से आया, उसको खिला दिया। डियाज खेल रहा था एंड अकांजी खेल रहा था, राइट। एंड रॉड्री और स्टोन्स बीच में डबल पिट बना रहे थे, ग्रिलिश बर्नार्डो विंग्स पे थे, बीच में फोर्डन और कोवाचिच खेल रहा था, एंड आगे हालैंड खेल रहा था। तो वही बात है कि उनकी वो अटैक करते हुए तो यही फॉर्मेशन होती है, डिफेंड करते हुए अच्छी बात ये थी कि वो बैक 4 बना दे रहे थे, वो भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि
आपको बैक फोर जरूरी है। इफ यू हैव गाइज लाइक विनीशियस, बेलिंगम एंड रॉड्रिगो, ऐसे लोग अटैक कर रहे हैं, तो आपको बैक फोर बनाना इंपॉर्टेंट होगा ही। द पॉइंट इज, ये क्रिटिसिज्म ना इन लोगों का आर्सेनल वाले मैच में भी हुआ था जो ड्रॉ हुआ था, ओके, कि व्हेन दे फॉर्म अ बैक फोर इट इज बेसिकली 4 सेंटर बैक्स, हाँ, कोई फुल बैक होता ही नहीं है। एंड ये चीज जब कैंसेलो था तब नहीं होती थी, बिकॉज कैंसेलो गॉर्डियोल की जगह खेलता था लेफ्ट साइड पे, या फिर काइल वॉकर जब होता है तो प्रॉब्लम नहीं होती है। यू हैव एटलीस्ट 1 फुल बैक देयर, बट 4 सेंटर बैक्स खिलाना डज इट नॉट साउंड वियर्ड? या फिर यू वुड से कि गॉर्डियोला ने उनकी प्रोफाइल वही कर दी है, मॉडिफाई कर दिया है भाई, थोड़ा चेंज कर दिया है, मतलब स्पेशली आफ्टर द गोल दैट गॉर्डियोल स्कोर्ड। मैं क्या ही बोलूं उस बंदे को, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट अगर हम लोग गेम की बात करें, डू यू नो कि सांटियागो बर्नाब्यू में डिफरेंट क्या था इस बार? क्या? उन लोगों ने रूफ क्लोज कर रखी थी, तो एंड मैड्रिड ने स्पेसिफिकली परमिशन मांगी थी यूएफए से कि हमें रूफ क्लोज करनी है। क्यों करनी है? क्यों? ताकि हम जो आवाज निकालेंगे वो बड़ा बन सके। क्या हुआ भाई? क्या Did not really pay off ultimately, हमारा ही मजाक बन गया। बट ये चीज थी थोड़ी डिफरेंट जो कि इस बार मैड्रिड ने करी है। बट गेम की बात करें तो विद इन द फर्स्ट मिनट हमें एक सेटबैक मिलता है जब चुआमेनी को येलो कार्ड। इसके लिए परमिशन क्यों लेनी पड़ी? लेकिन वो लेनी पड़ती है, यूजुअली क्लोज स्टेडियम्स होते नहीं है ना, तो उनकी मर्जी उन्हें कैसे खिलाना है भाई, ये क्या बकवास है? मतलब वो आई थिंक होगा कुछ प्रोटोकॉल होगा परमिशन लेने का। बट जो चुआमेनी को येलो कार्ड मिलता है स्टार्टिंग में, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? डू यू थिंक येलो कार्ड था वो? मैं तो कहूंगा ये था। पता है क्या मुझे, देखो ऑनेस्टली अगर कहूँ एज ए न्यूट्रल, तो अगर मैच के पहले मिनट के अंदर ऐसे येलो कार्ड हो जाए वो बहुत रेयर होता है। एंड प्लस द पॉइंट की रेस्ट ऑफ द गेम में देयर वाज अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जहाँ पे रेफरी ने इग्नोर करे, फाउल ही नहीं दिया। एग्जैक्टली, वाज इट बिकॉज उसने पहले मिनट में ही चुआमेनी को येलो कार्ड दे दिया एंड देन ही थॉट कि मैं थोड़ा ले बैक हो जाता हूँ? आई थिंक यू कुड हैव बीन द अदर वे अराउंड। पहले ही मिनट में किसी को येलो कार्ड दे देना जब वो अगला मैच नहीं खेलने वाला है, ऑलवेज साउंड्स अ बिट हार्श, राइट? बट क्या करें भाई, वो कभी भी नहीं मिलता भाई, स्टार्टिंग में कभी भी येलो कार्ड नहीं देते, तो आई थिंक दैट वाज अ बिट वियर्ड। बट इसके चलते एक बड़ा सेटबैक मिल गया, चुआमेनी नेक्स्ट गेम नहीं खेलने वाला है, तो हमें एक प्रॉपर सेंटर बैक खिलाना पड़ेगा। आई थिंक इट्स अ बिग विन फॉर मैड्रिड की गाइज लाइक बेलिंगम, विनीशियस, ये सब सर्वाइव कर गए। हाँ, ट्रू, जो कि एक्सपेक्टेड था नहीं एक्चुअली में, स्पेसिफिकली विनीशियस जूनियर। बट अगर हम उसके बाद बात करें तो जो पहले 15 मिनट थे उसमें हमें 3 गोल देखने को मिले। हाँ, क्या स्टार्ट थी भाई। वो दूसरे एंड पे आर्सेनल बायर्न में भी गोल पड़ रहे हैं भाई, क्या बढ़िया स्टार्ट हुई है। दोनों मैचेस बहुत ही अच्छे थे। एंड जो पहले गोल की बात करूं तो पहला गोल आता है बर्नार्डो सिल्वा की तरफ से फ्रॉम अ फ्री किक। एंड जो फ्री किक थी, मतलब पीपल आर कॉलिंग इट की बहुत स्मार्ट फ्री किक थी, एंड आई अंडरस्टैंड कि क्यों लोग स्मार्ट कह रहे हैं उसको, क्योंकि जो एंगल था लूनन ने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि वो शॉट लेगा डायरेक्टली। ही थॉट कि क्रॉस आएगा, हेडर मारेगा कोई बंदा। बट आई थिंक मेरी प्रॉब्लम उससे ही है भाई लूनन से, कि कैसे एक्सपेक्ट नहीं करा यार। मतलब एक लॉजिकल डिसीजन नहीं था मे बी बर्नार्डो सिल्वा का, बट यू आर प्लेइंग अगेंस्ट सिटी भाई, यू हैव टू बी ओपन टू ऑल द पॉसिबिलिटीज, सारी पॉसिबिलिटीज से ओपन होना पड़ता है। तो आई थिंक आप कह सकते हो बहुत स्मार्ट गोल था, बट आई थिंक बहुत इजीली रुक जाना चाहिए था भाई लूनन से। ट्रू। तो आई थिंक वो एक मिस्टेक थी। एंड बाय द वे इस गेम के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों हमारे पास काफी पॉजिटिव्स है इस गेम से लेने को। तो बट मूविंग ऑन, बिफोर द अल्टीमेट हैमरिंग इन एटिहाद, हाँ कह सकते हो। बट हमें एक सिमिलर गोल में देखने को मिलता है फ्रॉम प्राइड एंड डिफीट। भाई प्राइड एंड डिफीट तुम लोग करते हो, हम नहीं करते। एक सिमिलर गोल देखने को मिलता है हमें कामाविंगा से। एंड अगेन मैं यही कहूंगा कि सिटी की कुछ गलती नहीं थी उसमें। आप बस ये कह सकते हो कि भाई आपको इतना टाइम नहीं देना चाहिए, जस्ट फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स आप कामाविंगा को इतना टाइम दे रहे हो। उसने शूट ली, वो रूबन डियास से डिफ्लेक्ट होकर गोल चली गई। नथिंग ऑर्टेगा कुड हैव डन, नो फॉल्ट ऑफ सिटी उस टाइम पे। तो आई थिंक एक सॉर्ट ऑफ एक लेवलिंग फैक्टर हो गया कि भाई चलो दोनों थोड़े मिस्टेक्स आ गए एंड अब गेम स्टार्ट हो रहा है। तो एक वो 1-1 हो गया बहुत जल्दी। एंड उसके ही 2 मिनट बाद रियल मैड्रिड फिर से स्कोर कर देती है ऑन अ चैंपियंस लीग नाइट। रॉड्रिगो स्कोर करता है इस बार, एंड आई थिंक अगेन दैट वाज अ प्रॉपर काउंटर अटैक गोल। एंड मैं यहीं पे कॉल आउट करूंगा मैनचेस्टर सिटी को। थ्रू आउट दिस सीजन सिटी ने ऑलमोस्ट जितने भी गोल खाए हैं, आई थिंक 70% ऑफ दोज गोल्स आर फ्रॉम द काउंटर अटैक। एंड काउंटर अटैक पे स्पेसिफिकली इस सीजन, लास्ट सीजन बिल्कुल ऐसा नहीं था। इस सीजन सिटी बहुत ज्यादा वल्नरेबल लगी है। पता नहीं कैसे लोग बहुत इजीली खुल जाते हैं एंड में। इस बार भी विनीशियस ने जो पास निकाला रॉड्रिगो को, इतनी आराम से रॉड्रिगो पहुंच कैसे गया गोल तक। एंड उस टाइम पे आई रिमेंबर मैंने तुमसे भी कहा था कि अगर यहाँ पे वॉकर होता तो भाई फंस जाता। बट रॉड्रिगो आउटपेस कर पाया उसको। दैट जस्ट शोज कि वॉकर की क्या जगह है भाई इस टीम में। पर दोनों गोल तो डिफ्लेक्शन के आए थे भाई, लक मर्चेंट्स। सेकंड गोल भी कह सकते हो, बट आई थिंक सेकंड गोल मतलब तब भी आई थिंक गोल हो जाता। वो लक के चली गए अकांजी से, तो लोग कह रहे डिफ्लेक्टेड है, बट गोल उससे ही दिया गया। बाय द वे कामाविंगा गोल अल्टीमेटली ओन गोल दे दिया गया, रूबन डियास को मिला गया, राइट। सो आई थिंक वो गोल हो गया, उसके 2-1 हो गया।
एंड इसके बाद का जो भी फर्स्ट हाफ था, आई थिंक वी वर द बेटर टीम एक्चुअली. इनफैक्ट हमने फर्स्ट हाफ में मतलब मैं ये कहूंगा कि पोजेशन अगर सिटी रख रही है तो ये तो आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि रखेगी. मैड्रिड को जरूरत भी नहीं है. प्रॉपर हमारा जो गेम था वो काउंटर अटैक पे था. फर्स्ट हाफ हमने एंड भी ज्यादा शॉट्स के साथ करा, ज्यादा शॉट्स ऑन टारगेट के साथ करा. वी ऑल्सो हैड द बेटर चांसेस. इस ये सेकंड जो गोल मारा हमने, इसके बाद वो भी 15 मिनट के बाद ऐसा कोई भी चांस नहीं था सिटी का जो लग रहा था कि भाई ये गोल हो जाना चाहिए था. वेयरएज मैड्रिड जो है वो काफी बार काफी क्लोज आ चुकी थी. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सिटी काफी ज्यादा इंप्रूव कर रही है सेकंड हाफ में. फर्स्ट हाफ में तो काफी शेकी लग रही थी. एंड पता है गोइंग इनटू द सेकंड हाफ मैं यही तारीफ करूंगा कि व्हाटएवर पेप टॉक जो भी बुद्धि है गार्डियोला ने, इट सर्टेनली डिड वर्क. क्योंकि सिटी एकदम डिफरेंट टीम उतरी थी. पोजीशन भी मेंटेन कर रहे हैं, शॉट्स भी ले जा रहे हैं. सेकंड हाफ आई थिंक इट वाज सिटीज मैच, सिटीज हाफ. अपार्ट फ्रॉम द लास्ट 10 मिनट्स आई थिंक वहां पे मैड्रिड वापस आ गई थी गेम में. बट जो कमबैक करा सिटी ने एंड जितनी लूजली अप्रोच करा मैड्रिड ने, आई थिंक मैं यही कहूंगा मैड्रिड को कि भाई अगेंस्ट सिटी आप ऐसा नहीं कर सकते भाई. मैं एक पॉइंट कहूंगा यहाँ पे. एक तो ना सिटी का क्योंकि इतनी बड़ी टीम है, अभी ट्रेबल जीत के आ रही है, तो समटाइम्स वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. बट द फैक्ट कि वो लोग बर्नमाउ में जाके मैड्रिड को ऐसे डोमिनेट कर रहे हैं, इट इज नॉट एन ईजी फीट. सेकेंडली जो मैं हमेशा से कहते आ रहा था, जो डाउट था हमारा जब तुम भी शूट कर रहे थे पहले, हम लोग हमेशा कहते थे ला लीगा के मैचेस को डिस्कस करते वक्त कि मैड्रिड अभी तो ऐसे निकाल ले रही है गेम, बट जब बड़े मैचेस आएंगे बड़ी टीम्स के अगेंस्ट तब वो स्ट्रगल करेगी शायद. एंड अगर घर पे तुम ड्रॉ करके जा रहे हो तो आई थिंक द हैप्पियर टीम वुड बी सिटी. मतलब हाँ राइट नाउ तो डेफिनेटली सिटी हैप्पी होगी भाई कि अभी गेम उनने ड्रॉ करके निकाल दिया. एकदम सॉर्ट ऑफ फ्रेश मैच है. अब आई थिंक लास्ट टाइम भी ऐसी हुआ था ना, ड्रॉ करा था शायद पहले. नहीं हाँ ड्रॉ कर दिया फिर बाद में 1-0 ड्रॉ था. राइट आई रिमेंबर. भाई सिमिलर जा रहे हैं हम लोग. बट मैं वही कहूँगी सेकंड हाफ में नाउ लेट्स कम टू दोस 2 गोल्स जिनने अल्टीमेटली सिटी को लीड पे डाल दिया था 2-3 की. जो 2 गोल थे फोर्डन एंड गार्डियोला कह रहा हूं भाई, मतलब वो ऐसे गोल्स थे कि मैं कुछ गलती बोलूंगा ही नहीं मैड्रिड की. ना आप ऐसा कह सकते हो कि बहुत स्पेस मिल गई. वो भी जो फोर्डन को स्पेस मिली थी वो उतनी तो मिलेगी भाई स्पेस. वो भी उसने एकदम बैंगर मार दिया. एंड जो गार्डियोला को मिला तो कहूंगा कि कोई शॉट भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा भाई इस बंदे से. राइट ही मेसी बन गया भाई, वो कर्लर मारा उस बंदे ने. तो मैं यही कहूंगा कि आउटसाइड द बॉक्स. हाँ कि मतलब इस पे मैं क्या ही बोलूं भाई. दिस इज नॉट अबाउट रियल मैड्रिड्स फॉल्ट, इट इज अबाउट सिटी बीइंग जस्ट टू गुड इंडिविजुअली. इतने अच्छे उन लोगों ने गोल मारे. तो मतलब मैं यहाँ पे मैड्रिड को बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूंगा कि भाई तुम्हारी गलती थी यहाँ पे. दे वर जस्ट टू गुड उस टाइम पे एंड यू जस्ट हैव टू अप्रिशिएट दैट. बट उसके चलते ही जैसे ये 2 गोल पड़ते हैं तुरंत एंसेलोटी जो है सब्स्टिट्यूशंस करता है एंड क्रूज की जगह मॉड्रिच आ जाता है एंड रॉड्रिगो निकाल के ब्राहिम डियाज ले आता है. Rodrigo, I think apart from that goal, he did not have a good game. Vinicius was much more threatful and much more threatening. काफी ज़्यादा threat provide कर रहा था. And I think City especially did a very good job कीपिंग बेलिंगम क्वाइट. हाँ, उसका बहुत ज्यादा अच्छा गेम. बेलिंगम ने मैच के बाद रिएक्ट भी बहुत गंदी तरीके से करा था. ही वाज फ्रस्ट्रेटेड विद हिमसेल्फ. हाँ मतलब ही शुड बी. उतना अच्छा गेम नहीं किया. एंड आई थिंक द सेम थिंग जो हम लोग बोलेंगे मैड्रिड की तरफ से कि उन लोगों ने हालैंड को एकदम चुप रखा. हाँ. दोनों बेलिंगम और हालैंड ने सिर्फ एक शॉट लिया है पूरे मैच के अंदर. इससे ज्यादा लिया भी नहीं है, जो कि अपनी टीम के टॉप स्कोरर्स हैं इस टाइम पे. प्लस बेलिंगम एटलीस्ट हैज इन्वॉल्वमेंट इन द मिडफील्ड. हाँ, हालैंड का तो बिल्कुल जीरो गेम था. कुछ दिखा ही नहीं, हालैंड बिल्कुल भी नहीं दिखा. बेलिंगम एटलीस्ट कंटिन्यूसली वो रन्स बना रहा है, वापस ट्रैक बैक कर रहा है, तो वो चीज़ में अच्छा था बेलिंगम. बट जो लास्ट गोल पड़ता है एंड वहाँ पे मैं तो उम्मीद एकदम छोड़ दी थी कि भाई ये तो गया मैच, हम लोग हार जाएंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो विनीशियस का जो क्रॉस था, जो विजन था उसका, सबके ऊपर से जाती है और एकदम खाली लैंड पे पड़ती है. एंड वहाँ पे वैल्वर्दे जो वो वॉली मारता है फर्स्ट टाइम शॉट. भाई उस टाइम पे मैंने ये चीज ट्वीट करी थी कि 2 टीम्स ऑफ द एब्सोल्यूट हाईएस्ट क्वालिटी राइट नाउ गोइंग हेड टू हेड अगेंस्ट ईच अदर. मैं उस टाइम पे थंबनेल बना रहा था बगल में बैठ के टीवी देखते देखते, तो मैं फोर्डन की फोटो डाल रहा था. फिर जैसे ही वैल्वर्दे ने गोल मारा मैंने हटा के वैल्वर्दे की फोटो डाल. बट वो डिट्टो वही है भाई. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई फेल्ट कि ये 2 टीम्स है ना, देयर इज अ रीजन व्हाई पीपल से कि ये फाइनल होना चाहिए, क्वार्टर फाइनल नहीं. और जैसा हुआ है तुम कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकते भाई. इससे बेटर क्या है? मेरा मैच से पहले मुझे लगा था लो स्कोरिंग गेम होगा. हिस्टोरिकली दिस हैज बीन हाई स्कोरिंग. हाँ, पर मुझे ऐसा लगा था कि दोनों टीम थोड़ा रिजर्व्ड होकर खेलेंगी, बहुत चढ़ के नहीं खेलने वाली टीम. बट जो 3-3 के साथ स्कोर लाइन एंड हुई है एंड व्हाट यू सेड कि सिटी वुड बी द हैप्पियर टीम इसमें जाके, मैं बस फाइनली ये पॉइंट आउट करूंगा कि येस दे वुड बी द हैप्पियर टीम. हमें बस खुश इस चीज से होना चाहिए कि सिटी के जितने भी गोल्स थे, फर्स्ट गोल आई थिंक इट कुड हैव बीन अवॉइडेड. जो बाकी 2 गोल्स थे, हमने एक भी गोल ऐसा नहीं खाया जिसमें हम लोग टैक्टिकली ब्रेक डाउन हो गए. ये दिस इज द ओनली पॉजिटिव दैट वी कैन टेक फ्रॉम दिस गेम, क्योंकि अल्टीमेटली 3-3 के साथ ही एंड हुआ है.
एंड बट एज रियल मैड्रिड शुड यू नॉट बी डिसअपॉइंटेड कि हम लोग घर पे ड्रॉ करके जा रहे हैं, सेकंड लेग अवे है, पता नहीं मैं डिसअपॉइंटेड हूँ नहीं क्योंकि तुम खुद ही मान के चल रहे थे कि हाँ आई थिंक सिटी वाज द फेवरेट भाई, सबको ये लगा था दे शुड हैव वन दिस गेम, अगर हम लोग सिर्फ पेपर की बात करें तो। बट 3-3 के साथ आई थिंक आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द मैच राइट नाउ, वेरी हैप्पी विद द मैच, जिस जो एंटरटेनमेंट हमें देखने को मिला है। प्रेडिक्शंस फॉर द सेकंड लेग? आई थिंक सेकंड लेग में ये कहूंगा कि वी डेफिनेटली हैव अ चांस भाई, वी हैव अ चांस। आई नो हम लोग कभी एटिहाड में एक भी मैच जीते नहीं है भाई, बट आई थिंक सिटी इससे ज्यादा वीक लगी नहीं है कभी भी। एंड स्टिल स्कोर्ड 3 अगेंस्ट मैड्रिड बर्नबाउ। हाँ भाई कह सकते हो, बट मैं यही कहूंगा कि एक और चीज है कि वो लोग टाइटल रेस में थर्ड पे हैं इस टाइम पे, तो उन्हें उधर भी अपने जो भी रिसोर्सेज एलोकेट वहां पे भी करने लोग कह रहे हैं कि डे ब्रुयने को इसलिए भी नहीं खिलाया क्योंकि फिर प्रीमियर लीग हो सकता है। प्लस फोर्डन भी एंड में आता इंजर हो गया था, तो उससे भी तुरंत ही निकाल दिया था कि भाई ज्यादा प्रिकॉशन ले लेते हम लोग इस टाइम पे, इंजर नहीं होगा। अगला लेग कब है? आई थिंक अगले हफ्ते ही होगा, ना, ज्यादा टाइम भी नहीं। हाँ राइट, तो आई थिंक देयर आर डेफिनेटली पॉजिटिव्स टू टेक अवे फ्रॉम दिस गेम। बस एक वो माइनर एक नेगेटिव मेरा यही होगा कि एक तो पहले ड्रॉ के साथ करे, एक भी अगर एक गोल की लीड होती ना तो हम लोग निकाल लेते गेम, एंड सेकेंडली कि चुआमेनी वोंट बी इन द नेक्स्ट गेम, तो बस वो प्रॉब्लम रहेगी। बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज अ थ्रिलिंग गेम, बहुत मजा आया। अभी तक का बेस्ट गेम था डेफिनेटली, यूसीएल का बेस्ट गेम था। जितना क्रिटिसिज्म था राउंड ऑफ 16 का सब नलिफाई हो गया यहाँ पे आके, हाई स्कोरिंग गेम्स हो रहे हैं। स्पीकिंग वेरी क्विकली, स्पेयरिंग अ कपल ऑफ मिनट्स फॉर बायर्न वर्सेस आर्सेनल, बहुत ज्यादा डिटेल में हमने देखा नहीं मैच क्योंकि ये वाला मैच ही कवर कर रहे थे। राइट, एनी थॉट्स दैट यू हैव टू से? आई थिंक मैं यही कहूंगा कि थ्रू आउट दिस मैच, थ्रू आउट द 90 मिनट्स, Arsenal was that team that was totally in control of the ball, yet they were leaking goals. मैं वही कह रहा था, पहला हाफ का एग्जांपल ले लो, आर्सेनल के 9 शॉट थे, बायर्न के 2 शॉट थे सिर्फ, पर 2 गोल थे। हाँ राइट, यही तो पॉइंट है। भाई देखो जो गोल आर्सेनल ने मारा, स्पेशली द फर्स्ट वन जो साका ने मारा है, ओ भाई क्या क्वालिटी थी गोल। एंड आई सॉ पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ में आर्सेनल का इट वाज सच अ ग्रेट टेम्पलेट कि वो राइट विंग से बार बार ओवरलोड क्रिएट करके साका के थ्रू चांसेस क्रिएट करके जा रहे हैं ऐसा। एंड मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं साका का जो इतना अच्छा फर्स्ट हाफ गया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें जो डेविस का येलो कार्ड वाला सीन था ना, वो कहीं ना कहीं प्ले वो भी नेक्स्ट गेम नहीं खेलेगा डेविस। प्लस येलो कार्ड मिलने से पहले भी ही न्यू कि येलो कार्ड मिल जाएगा तो अगला गेम में मिस करूंगा, तो आदमी पहले से एक बैकफुट पे होता है कि मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकता फिजिकली। आई थिंक कहीं ना कहीं साका को उसका एडवांटेज मिला होगा। रिगार्डलेस व्हाट यू जस्ट सेड, घर पे खेल रहे हैं, 0 बायर्न म्यूनिख फैंस है अपेरेंटली, जो कि तुम बता रहे थे, एंड फिर भी तुम 2-2 ड्रॉ करके गए हो amidst all the predictions की आर्सेनल जीतने वाली है। मैंने ये चीज जब यूसीएल राउंड ऑफ 16 के फिक्सचर्स निकले तो मैं याद होगा, तो मैंने कहा था कि आई थिंक बायर्न अभी भी फेवरेट सी लग रही है मुझे। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि बायर्न ने ऐसा करा है, रादर आई एम डिसअपॉइंटेड कि वो दूसरा गोल क्यों खा गए, बिकॉज अब तुम्हें लग रहा है कि ये लोग बायर्न म्यूनिख के घर पे जाके ये लोग जीत पाएंगे। वेरी स्मार्टली आई स्विच साइड्स एंड मैं कहना रहा हूँ बायर्न ये गेम निकाल लेगी, है ना, क्योंकि अगर ये लोग भाई अगर आप अपने घर पे जो है फुल क्राउड के साथ अगर आप ये गेम नहीं निकाल पाए, अगेंस्ट अ स्ट्रगलिंग बायर्न, अपने लास्ट डेकेड में सबसे वीक बायर्न साइड इस टाइम पे है, नॉट इंडिविजुअली बट कलेक्टिवली बहुत वीक है इस टाइम पे ये टीम। अगर आप उस टीम के साथ ड्रॉ करके आ रहे हो इस टाइम पे, देन दैट क्लियरली मींस डिस्पाइट यू हैविंग अ वेरी गुड टीम टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग, दैट मींस कि आपकी टीम बहुत अच्छी है आफ्टर 31 गेम्स। दैट मींस कि यू आर कंप्लीटली ऑन पार राइट नाउ, इफ नॉट बेटर। उसके बाद भी अगर आप नहीं निकल पा रहे, दैट मींस कि यू आर बॉटलर्स, एंड अगर देन मेंटालिटी नहीं आपके पास वो निकालने की। क्योंकि जब बॉल रख रही थी आर्सेनल तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था भाई, सुंदर खेल रही है जो है ये, बट एक सुंदरता का क्या करोगे एग्जैक्टली, वो ले जाएगी भाई वो। अगर बायर्न गिव्स इवन 80% ऑफ व्हाट दे गिव इन द सेकंड लेग अगेंस्ट लाज़ियो, ट्रू भाई आर्सेनल खत्म है। मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, आर्सेनल का तुम कुछ भी कह लो, दे वर नॉट बैड and yet they were not good enough to stop the goals from Bayern Munich. That is the difference. Bayern Munich के खून में भाई गोल मारना, and वो है एक dominance भी है आर्सेनल के ऊपर। तो I तो don't see how Arsenal qualifies. If Arsenal qualifies beating them at their own home ground, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है भाई। राइट मतलब आई थिंक मैं यही कहूंगा कि वी वुड लव टू सी रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख इन द सेमीफाइनल्स, बट होगा रियल मतलब सही क्या सिटी वर्सेस बायर्न, अनदर जो क्वार्टर फाइनल लास्ट टाइम हुआ था। एनीवे मूविंग ऑन टू द लास्ट गेम जिसके हम लोग प्रीव्यू करने वाले हैं बहुत जल्दी। मैंने काफी टैक्टिकल पॉइंट्स बनाए, तो तुम भी इनपुट देना बिकॉज यू नो अबाउट बार्सिलोना एज वेल। पीएसजी वर्सेस बारसा, पहली बात तो इनिशियल थॉट्स कैसे शुरू कर लेते हैं, बिकॉज पता जैसे जैसे गेम पास आता जा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है ऑफ कोर्स पीएसजी फेवरेट्स होंगे घर पे, जो है ये है वो है, एम्बापे है बेस्ट प्लेयर जो भी है। इससे बेटर चांस इन रिसेंट डेज मुझे नहीं लग रहा कि बारसा के पास रहा है ऑफ बीटिंग पीएसजी। द लास्ट टाइम वी फेस देम जब मेसी था, द टीम वाज नॉट इवन हाफ एज गुड।
or half as well oiled with each other as this team is. Right. It was completely the Messi show. इस वक्त मुझे लगता है कि PSG, although they have improved a lot under Luis Enrique, I don't know, there's something that tells me कि शायद बारसा का outside chance है इस बार. What would you say? आई थिंक मैं कहूँगा इस टाइम पे आई वुड से 60-40% इन फेवर ऑफ PSG At their home ground. एट देयर होम, राइट. मैं यही कह रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली इफ यू लुक एट इट, स्पेशली जो मास्टर क्लास खेली है चावी ने अपना वो अनाउंस करके कि हाँ, उसके बाद से अनबीटन रहे, मैं कवर करूंगा मैं वो अनबीटन रहे. एंड प्लस लाइक यू कैन सी कि एक डिफरेंट अप्रोच दिख रही है बारसा की. समहाउ एवरीवन इज पुटिंग अ लॉट मोर एफर्ट इन देयर गेम राइट नाउ. सबका गेम एकदम से बेटर हो गया कलेक्टिवली. लेवेंडोव्स्की ले ले, गुंडोगान ले, सबका एकदम से गेम थोड़ा बेटर हो गया. इट्स नॉट लाइक कि आई डोंट थिंक इन लोगों ने कुछ टैक्टिकली चेंज करा है. टैक्टिक्स वही आपके, इट्स जस्ट कि इंडिविजुअल प्लेयर जो थे वो बहुत बेटर हो गए एकदम से. तो आई थिंक राइट नाउ मोर देन एवर अगर यही चीज मुझसे अगर 2-3 महीने पहले पूछी जाती तो मैं कहता भाई एम्बापे रौंदने वाला है इस टीम को, विच कुड स्टिल बी द केस क्योंकि इट्स अ यूरोपियन नाइट. ऑल्दो एम्बापे के अभी रिसेंटली कुछ अच्छा वो चल नहीं रहा, ही लुक्स फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज कभी सब ऑफ कर देते हैं, कभी ये कर देते हैं, वो कर देते हैं. डिस्पाइट दैट ही इज स्कोरिंग इन एवरी गेम. बस ये पॉइंट है मेरा. एंड अगर PSG को निकालना है गेम तो उन्हें अपनी ये स्मॉल क्लब मेंटालिटी छोड़नी पड़ेगी. यू हैव टू प्ले एम्बापे फॉर द फुल 90 मिनट्स इन बोथ द लेग्स. आई थिंक यूसीएल में तो नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए. हाँ राइट, करना तो नहीं चाहिए. आई थिंक ये एम्बापे को जो भी फ्रस्ट्रेट कर रहा है ये लाइक जेन्युइनली लोग खुद पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं इस टाइम पे. जो भी आप कह रहे हो कि वी हैव टू प्रिपेयर टू प्ले विदाउट एम्बापे एज वेल, भाई टाइम आएगा ना, आप तब तक जीतना है ना. ऑल्दो आई डोंट ब्लेम लुइस एनरिके फॉर दैट. पता नहीं यार, मुझे तो लगता है कि यू आर नॉट ट्रीटिंग हिम राइट. आपका क्लब लेजेंड ही इज नॉट योर प्लेयर एनीमोर एनीवे. हाँ, क्लब लेजेंड तो सब बकवास की बात है भाई. कायदे से तो है ना, टॉप स्कोरर है. हाँ मतलब ठीक है. बट मुझे लगता है कि वॉट एवर यूर डूइंग राइट नाउ स्पेसिफिकली बिफोर यूसीएल गेम्स, अगर आप उसको ऐसे फ्रस्ट्रेट कर रहे हो देन आप अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो. एंड व्हाट आई सेड अबाउट एम्बापे कि वो रौन सकता है, आई स्टिल थिंक यू रौन सकता है वो. व्हाई आई सी दैट बिकॉज इट्स अ यूरोपियन नाइट. बार्सिलोना का क्या, जब से रोमा से आ रहे हैं यार तब से ही जब चलता आ रहा है, कभी ना कभी लोग बॉटल करेंगे ही करेंगे. प्लस चावी जो है वो वैसे भी मेरे को यूरोपियन नाइट पे कभी कॉन्फिडेंस देता नहीं है, चाहे कितनी भी नकली टीम हो. बिल्कुल सही बात है. तो आई थिंक अगर कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकता है दैट कैन बी एम्बापे. ऑब्वियसली दैट कैन बी देयर कैन आल्सो बी अदर प्लेयर्स इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ डेम्बेले जो कि PSG जाके एक बार भी इंजर नहीं हुआ अभी तक. समहाउ पता नहीं कैसे एकदम वो ठीक हो गया. एक बार हुआ था ना बीच में शायद. नहीं, आई थिंक इंजर्ड नहीं हुआ, एक बार भी इंजर्ड नहीं हुआ. पता है, आई कुड बी रॉन्ग. तो क्लियरली बार्सा वाज इन द रॉन्ग इन दैट सिचुएशन. बट आई थिंक डेम्बेले के साथ तो ये मैच तो चलो उनके घर पे, बट सेकंड लेग जो भी होगा उसमें तो एकदम हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए. कैसे टैकल करेंगे दोनों को वो डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेजिकली. पहले तो मैं वेरी क्विकली सम ट्रिविया फॉर यू ऑल. 12 बार ये लोग खेल चुके हैं यूसीएल में एक दूसरे के अगेंस्ट. 4 बार PSG जीती है, 4 बार बार्सा जीती है, 4 बार ड्रॉ हुआ है. परफेक्ट रिकॉर्ड है एकदम. PSG पिछले 27 गेम्स से अनबीटन है. बारसा पिछले 11 गेम से अनबीटन है जब से चावी ने बेसिकली अनाउंस करा अपना. ऑन अ लाइटर नोट अभी रूमर्स आ रहे हैं कि चावी को शायद रोक देंगे. भाई रिस्पेक्ट जो बची है वो भी चली जाएगी. नहीं होना चाहिए. अगर इतना गाली देने की आदत है तो रुके रहना. भाई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? राइट. तो जस्ट फॉर योर सेल्फ ब्रो, डोंट स्टे. एनीवे, इसके बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट मैंने निकाला है. PSG की हिस्ट्री में आज तक सिर्फ एक ही ऐसा मैनेजर है जो कि अपने यूसीएल के पहले 3 नॉकआउट मैचेस जीता हो. ओके. लुइस एनरिके भी 2 जीता हुआ है. अगर ये वाला जीत जाएगा तो ही विल बी द सेकंड मैनेजर. बट और कोई हिस्टोरिकली रहा ही नहीं है. तो हिस्टोरिकली द स्टैट्स से कि द लाइकलीहुड ऑफ लुइस एनरिके लूजिंग दिस गेम इज हायर देन हिम विनिंग दिस वन. दिस इज सम रिस्पेक्ट फॉर बार्सिलोना फैंस. कमिंग टू द लाइनअप्स नाउ. ठीक है, मैं बार्सा की बात करूंगा ऑफ कोर्स. पहले लाइनअप को डिस्कस करते हैं, फिर स्ट्रैटेजी बनाएंगे इसके लिए. तुम बताना कि तुम कोई और प्लेयर चाहते हो तो. टर स्टेगन ऑफ कोर्स स्टार्ट करेगा. बैक 3 में 3-4-1 की फॉर्मेशन होगी बाय द वे. बैक 3 में मैं रख रहा हूँ कुबारसी, अराहो, गुंडे को. आई थिंक नहीं, उसके अलावा तो लेफ्ट साइड पे कुबारसी, राइट साइड पे कुंडे, बीच में अराहो. आई डोंट वांट ही अराहो को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें बिकॉज एम्बापे लेफ्ट साइड से हो रहा है. उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, मैं डिस्कस करूंगा. क्या इनिगो मार्टिनेज को रखने का वो होना चाहिए? आई थिंक इस मैच में तो नहीं होना चाहिए. यू नीड 3 प्रॉपर डिफेंडर्स. इनिगो मार्टिनेज हैज आल्सो बीन अ ग्रेट डिफेंडर. मतलब है वो, बट आई थिंक एक वो होता है ना कि एक बिल्ड भी होती है डिफेंडर वाली. आई थिंक वो इनिगो मार्टिनेज. कुबारसी तो बच्चा है भाई. कुबारसी लंबा चौड़ा बच्चा है, वो वैसा बच्चा नहीं है. बट ही इज नॉट फिजिकली मैच्योर. जब अराहो आया था तो वो भी बच्चा ही था कहने को, बट वो था सांडी था वो एकदम. तो आई थिंक कुबारसी का भी, एंड राइट नो ही पॉकेटेड अपना ओसी में उस टाइम पे नेपोली अगेंस्ट. तो यू शुड
बेट करना चाहिए उस पे कि भाई वो सिमिलर चीज द गुड पार्ट इज कि बारसा का डिफेंस बहुत तगड़े फॉर्म में है इस वक्त। हाँ डेफिनेटली। चाहे कुंडे हो चाहे कुबारसी हो चाहे रहा हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज जो मिडफील्ड आएगी, आई थिंक डियोंग और क्रिस्टियनसन दोनों इंजरी से वापस आ रहे हैं, दोनों को स्टार्ट करो। हाँ दे आर लुकिंग ग्रेट। उनका डबल पिवट वुड बी क्रूशियल। गुंडोगान जब डबल पिवट में होता है अच्छा नहीं लगता, उसका गेम रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो आई थिंक क्रिस्टियनसन एंड डियोंग शुड बी द डबल पिवट। आगे के जो 4 प्लेयर होंगे उनके विंग्स पे आई विल स्टार्ट यमाल ओवर रफीनिया, डेफिनेटली है ना। आई थिंक कोई क्वेश्चन ही नहीं है इस टाइम पे तो। लेफ्ट साइड पे कैंसिल हो। बीच के जो 2 होंगे, एक गुंडोगान होगा ऑफ कोर्स। हाँ जो दूसरा पोजीशन है, अब उसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, रफीनिया है, फीलिक्स है और फर्मिन लोपेज है। ओके मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ फीलिक्स को। ओके आई थिंक कर सकते हैं फीलिक्स स्टार्ट, बट आई थिंक मे बी अ मोर सेफ ऑप्शन माइट बी अपना फर्मिन लोपेज। हाँ, तो अब मैं उसके ऊपर आऊँगा स्ट्रेटेजिकली। अब टॉप ऑफ कोर्स लेवेंडोस्की होने वाला है। हाँ ये हमारी लाइनअप हो गई। अब कौन कहाँ कैसे खेलेगा, क्या मूवमेंट होना चाहिए वो करते हैं। पहली बात तो जो तुमने कहा, फीलिक्स को क्यों ले रहे हैं? फीलिक्स को लेना क्लियरली इज एन अटैकिंग ऑप्शन, हाँ ठीक है, क्योंकि आप फिर 3 फॉरवर्ड्स लाइनअप में रख रहे हो एज अपोज टू 4 मिडफील्डर्स। मैं पर्टिकुलरली फीलिक्स को क्यों रख रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक देखो वैसे भी घर पे फेवरेट्स ये लोग होने वाले हैं, पीएसजी। द पॉइंट इज हकीमी नहीं होने वाला, सस्पेंडेड है अच्छा वो। ओके तो इनके राइट बैक कोई है ही नहीं इस वक्त, टू द पॉइंट के शायद इन्हें वो जाय एमरी राइट बैक खिलाना पड़े अगर ये लोग 4 एट द बैक पे जाएंगे तो। हियर इज द कैच, शायद ये लोग 3 एट द बैक पे जाएंगे फिर, क्योंकि राइट बैक नहीं है प्रॉपर दैट। और अगर राइट बैक हुआ भी तो इट विल नॉट बी अ प्रॉपर राइट बैक, मुखियाले भी नहीं होने वाला। तो यू वुड वांट टू ओवरलोड द लेफ्ट साइड, जैसे कि अभी मड्रिड ने सिटी के अगेंस्ट करा। एंड फॉर दैट अगर कैंसलो के साथ अगर आपके पास एक फॉरवर्ड भी है वहाँ पे फीलिक्स, तो आई थिंक देयर आर बेटर चांसेस ऑफ ओवरलोडिंग दैट विंग एंड वहाँ से फिर थ्रेट क्रिएट करो। ओके फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेम्बेले के ऊपर भी होगी कि पीछे आगे हेल्प करें, सिर्फ आगे ना आ जाए। दैट वुड मीन कि क्योंकि कुबारसी उसके हेड टू हेड होने वाला है उस विंग पे, जो कि इनएक्सपीरियंस्ड है क्वाइट फ्रैंकली, उसको भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा इसी बहाने इनडायरेक्टली, बिकॉज फीलिक्स अटैकिंग हाफ पे है। तो दिस अटैकिंग मेंटालिटी कुड बिकम आवर लाइन ऑफ डिफेंस। कहते हैं ना कि अटैकिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। मेरा लॉजिक ये है। सेकेंड पार्ट, अगर ये काम नहीं करता तो एनीवे वी कुड सब आउट फीलिक्स एनी टाइम वी वांट एंड फर्मिन लोपेज को अंदर ला सकते हैं। बट स्टार्ट एक पॉजिटिव नोट पे करते हैं। वुड यू एग्री विद दिस? आई थिंक कर सकते हैं, क्योंकि देन अगेन इफ यू वांट टू विन यू हैव टू बी ब्रेव। एंड आई थिंक अगर इस टाइम पे अपने बेस्ट फॉर्म पे अगर बारसा ब्रेव नहीं होगी तो कब होगी? इसका भाई एज आई सेड सेकंड पॉइंट स्ट्रेटेजिकली ये होगा कि फिर कुबारसी के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इफ डेम्बेले मूव्स फॉरवर्ड, बिकॉज कैंसेलो एंड फीलिक्स दोनों ऊपर होंगे। तो कुबारसी के ऊपर 1-on-1 रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है डेम्बेले के अगेंस्ट, विच इज वाई टैक्टिकली नाउ आई वांट, अगर कुंडे स्ट्रेच हो रहा है राइट साइड पे फॉर अपना एम्बापे, लेफ्ट साइड पे कुबारसी स्ट्रेच हो रहा है टू प्रोटेक्ट डेम्बेले, तो बीच में राहो अकेला हो जाएगा। नाउ डियोंग या फिर क्रिस्टियनसन में से ड्रॉप कौन करेगा? इट शुड बी क्रिस्टियनसन डेफिनेटली। हाँ, डोंट मेक डियोंग ड्रॉप, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में किया था। रिसेंट कुछ मैचेस से क्रिस्टियनसन ने ड्रॉप करना शुरू कर दिया। डोंट गिव डियोंग दैट रोल। डियोंग को आगे जाने दो इफ ही वांट्स टू, उसका गेम भी लिमिट हो जाता है वरना। तो आई थिंक टू ऐड मोर सपोर्ट टू अराहो सेंट्रली यू शुड हैव क्रिस्टियनसन देयर। तो डिफेंस का टैक्टिकली हमारा डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? वो भाई फोन करने वाला था अभी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होने वाला है, लेट अराहो प्ले सेंट्रली, डोंट कीप हिम ऑन द राइट साइड जस्ट बिकॉज आप विनीशियस के टाइम पे वहाँ पे रखते हो तो एम्बापे के टाइम पे भी रख रहे हो। सेकंड पॉइंट इसमें एक और ये भी है, कोई गारंटी नहीं कि एम्बापे लेफ्ट विंग पे होगा। एग्जैक्टली। अगर 3 एट द बैक होने वाला है तो यू विल मोस्ट लाइकली गो इन अ 3-5-2 या फिर 3-4-1-2 एंड एम्बापे विल बी अ सेंटर फॉरवर्ड देयर, तो वो सेंट्रली खेल सकता है। एनीवे अगर वो विंग पे भी खेलेगा तो ही विल हैव टू कट इन एंड कम इन सेंट्रली। आई थिंक मोर चांसेस यही है कि वो सेंट्रली खेलेगा, क्योंकि लाइक दे माइट एज वेल गो विद ब्रैडली बारकोला, जो उनका प्लेयर है ना, जो लेफ्ट विंग पे खेलता है, वो भी काफी अच्छा खेल रहा है इस टाइम पे, एंड वो भी एकदम वैसा पेसी टाइप का विंगर है, फिजिकल भी हो सकता है। तो आई थिंक देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ चांसेस कि एम्बापे एज अ स्ट्राइकर ही स्टार्ट करे ऑन पेपर भी, नॉट जस्ट ऑन द फील्ड। एंड डू यू थिंक कि ये फॉर्मेशन अगर 3 एट द बैक पे पीएसजी जाती है तो दिस कुड बी बेनिफिशियल फॉर बार्सिलोना? आई थिंक एक सेंस में तो बेनिफिशियल ये होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इनका ए प्लान नहीं है, तो दिस इज ऑब्वियसली समथिंग डिफरेंट दैट दे आर ट्राइंग टू प्लान 4-3-3 होता है। हाँ, क्योंकि वो पूरे सीजन उस तरफ से खेलते आ रहे हैं। नाउ दे डोंट हैव अ राइट बैक, अब उनको पूरा सिस्टम चेंज करना है फॉर दिस गेम अगेंस्ट बार्सिलोना, तो आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक तो हो सकता है। तो मे बी दिस कुड प्ले इन फेवर ऑफ बार्सिलोना। दूसरा रीजन क्या है मेरा, पीएसजी की पूरी जो हाइप है वो है पेस ऑन द विंग्स। हाँ, एंड 4-3-3 पे आपके दोनों विंग्स पे 2-2 बंदे होते हैं, फुल बैक एंड देन विंगर। ऐसे में सिर्फ एक बंदा होगा, तो द ओवरलोड एंड द पेस दैट दे वुड हैव क्रिएटेड ऑन द विंग्स वो लिमिट हो गया, बिकॉज एम्बापे एंड डेम्बेले सेंट्रली मूविंग कर सकते हैं। तो फिर आप नूनो मेंडेस पे रिलाई कर रहे हो, वहाँ पे जो भी खेलेगा राइट साइड पे, अगर जाय एमरी खेलने वाला है
तो विंग्स पे जो डिपेंडेंस है वो उन्हें कम करनी पड़ेगी एंड फिर सेंट्रली ऑपरेट करना पड़ेगा. वहां पे बार्सिलोना बेटर इक्विप्ड है इन अ 3-2-4-1 टू ओवरलोड द मिडफील्ड विद 4-5 पीपल एंड सेंट्रली ब्लॉक करो. तो आई थिंक ये एक टैक्टिकली प्ले आउट कर सकता है बेटर फॉर बार्सिलोना. अगर मैं आगे बात करूँ 2-3 और पॉइंट्स की, आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर लमीन यमाल वर्सेस नूनो मेंडेस. ओके, सेम विंग पे होने वाले हैं. नूनो मेंडेस कमिंग आफ्टर एन इंजरी, मुझे बहुत अच्छा लगता है. वो जब मेसी के साथ खेलता था बड़ा मजा आता था. यमाल हैज बीन सो गुड. आई थिंक दैट कुड बी अ गुड टेस्ट बिकॉज उस विंग पे एम्बापे भी होगा आगे. तो पीछे ट्रैक बैक ज्यादा करने नहीं वाला. नूनो मेंडेस के ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी नूनो मेंडेस पोर्चुगल के जो मैच हुआ था उसमें भी ही प्लेड क्वाइट वेल. एंड अभी यमाल से स्पेसिफिकली, जब यमाल ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दे चुका है दैट आई एम गोइंग टू बी द वन हु इज स्कोरिंग अ गोल. ये बोल चुका है. हाँ, पहले बोल चुका. लाइक आई थिंक काफी टाइम हो गया इस बात को. उससे पहले ही बोल दिया था कि, मतलब उससे पूछा गया था, मे बी ही जोकिंगली सेड दैट कि आई विल स्कोर अ गोल, बट जो भी उसने बोल तो दिया ही है. एंड दैट गाय इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस राइट नाउ, एज ही शुड बी, क्योंकि खेल भी बहुत अच्छा रहा है. तो आई थिंक यमाल कुड वेरी वेल बी द गाय जो कि डिफरेंस बनाएगा अल्टीमेटली. ही इज प्लेइंग लाइक दैट. राइट. 2 more points. रफीनिया को मैं स्टार्ट क्यों नहीं करा रहा हूँ? आई डोंट थिंक यमाल को शायद पूरा गेम खिलाया जाएगा. तो सब इन फॉर अ राइट विंगर. अगर वो पहली खेलेगा तो फिर राइट विंग पे आप किसको लेके आओगे? तो आई थिंक इट्स बेटर टू हैव रफीनिया एज अ बैकअप फॉर यमाल देयर. मिडफील्ड में हैव अ प्रॉपर मिडफील्डर और फीलिक्स. दैट वुड बी अ बेटर वे टू, बिकॉज रफीनिया एज अ लेफ्ट अटैकिंग मिडफील्डर मुझे वैसे भी समझ में नहीं आता क्या पॉइंट है खिलाने का. ही इज प्लेइंग आउट ऑफ पोजीशन, डजंट मेक सेंस. लास्टली, बी ओपन टू प्ले ऑन द काउंटर्स. ओके, अगर देखो पीएसजी में लुइस एनरिके का टिपिकल ट्रेडमार्क क्या है? क्विक ट्रांजिशंस करवाते हैं. अगर वो क्विक ट्रांजिशंस में बॉल लूज करते हैं तो बार्सा ने टेंडेंसी दिखाई है पिछले कुछ मैचेस में कि वो काउंटर्स पे रन्स क्रिएट कर सकते हैं थैंक्स टू पेस ऑन द विंग्स विद लमीन यमाल एंड मिडफील्ड में कुछ पेसी प्लेयर्स लाइक फर्मीन लोपेज. आई थिंक काउंटर्स पे अगर हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उनको, तो वो एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि हम लोग यूजुअली मिस आउट कर जाते हैं बिकॉज वी हैव एन ऑब्सेशन विद प्लेइंग पोजीशन फुटबॉल. पहले 50 पास करोगे फिर जाके गोल मारोगे. तो एक चांस वहाँ पे बन सकता है. तो आई थिंक बी ओपन टू काउंटर्स. मैं ये कहूँगा, हमेशा ये नहीं कि दोबारा फिर बिल्ड फ्रॉम द बैक ही करना है. क्विक ट्रांजिशंस पे गोल हम भी मार सकते हैं. राइट. ये एक पॉइंट है. लास्टली, जस्ट लाइक मैड्रिड, काफी सस्पेंशन हो सकते हैं, उसका ध्यान रखना है. विच इज वाई वंस अगेन मैं काफी सारे प्लेयर्स को एक साथ स्टार्ट नहीं करा रहा हूँ. सब फॉर सब रख रहा हूँ. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी कितने लोग सस्पेंशन की लाइन पे हैं? डेयोंग, क्रिस्टेंसन, लमीन यमाल, फीलिक्स, अराहो, सब और एक दो और भी हैं. सबके सब लाइन पे हैं. एक येलो कार्ड इनको मिला, अगला गेम मिस. तो भाई आपको ध्यान से भी खेलना पड़ेगा. ऐसा भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि सबको एकदम ही ज़्यादा ही एग्रेसिव हो मिडफील्ड के ऊपर. दैट कुड प्ले इन टू पीएसजी's हैंड्स. एक पॉजिटिव रहे उनके पास. बट टैक्टिकली तो बात कर लेगा. मैं प्रेडिक्शंस की बात करूँ लास्टली टू फिनिश ऑफ. आई थिंक मैं ये कहूँगा कि दिस गेम, आई थिंक इन माई ओपिनियन पीएसजी जीतने वाली है. आई थिंक मे बी विद अ स्कोर लाइन ऑफ 2-1, क्योंकि आई थिंक आई सी बार्सिलोना स्कोरिंग अ गोल. मैं बस एक चीज बार्सिलोना को ये कहूँगा कि डोंट मेक द सेम मिस्टेक दैट यू डिड अगेंस्ट रियल मैड्रिड. बाय एनी चांस आप अगर सोच रहे हो कि आपको एक हाईलाइन खिलानी है तो सोचना भी मत, क्योंकि जैसे उस गेम में पिटे थे रोड्रिगो और विनीशियस ने जैसे एक्सप्लॉइट किया था, ये तो और यहाँ पे एक ही बंदा चाहिए, दैट इज एम्बापे. अगर वो बाई चांस निकल गया, दैट्स कंप्लीटली गोइंग टू बी अ गोल. तो जस्ट डोंट प्ले हाईलाइन. बट स्टिल आई थिंक कि ये गेम मोस्ट ऑफली आई थिंक पीएसजी ले जाएगी. कुड यू एंटरटेन अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ 1-1 ड्रॉ? आई थिंक ड्रॉ हो सकता है, डेफिनेटली ड्रॉ हो सकता है, बट आई थिंक एम्बापे विल मेक द डिफरेंस. आई सी एम्बापे स्कोरिंग एंड आई थिंक ही विल मेक द डिफरेंस. मुझे ऐसा लग रहा है या तो 2-1 होगा या तो 1-1 ड्रॉ होगा. 2-1 इन फेवर ऑफ बार्सिलोना? नहीं, पीएसजी. ओके. बार्सा का फिर है कि सेकंड लेग पे क्या करता है, उसकी बात है. बट यहाँ पे तो आई डोंट सी बार्सा विनिंग. एट बेस्ट ड्रॉ हो सकता है. एंड आई डोंट थिंक एक हाई स्कोरिंग ड्रॉ होगा बिकॉज आप सोसिएडाड के अगेंस्ट इनकी परफॉर्मेंस देख लो. पीएसजी के घर पे 2-1 ही था. ये लोग हाई स्कोरिंग रख ही नहीं पाते. एज क्विक प्लेयर्स एज दे हैव, दे आर नॉट एबल टू स्कोर मच. तो 2-1 और 1-1 ड्रॉ. आई होप 1-1 ड्रॉ होता है, बट आई एम ओपन टू इट बीइंग. वुड यू टेक अ 2-1? वैसे मतलब वुड यू थिंक कि सेकंड लेग पे कर लेंगे बार्सिलोना? मुश्किल है भाई. हाँ भाई, मुश्किल है. राइट. अगर ड्रॉ हो जाए तो बहुत ही अच्छा. हाँ. बट 2-1 पे भी थोड़ा सा एज तो फिर उनके पास ही रहेगा, बिकॉज फिर एक गोल अगर और मार देना फिर वो खत्म है. तो देखते क्या होता है. ऑन दैट नोट आई थिंक वी विल एंड द पॉडकास्ट. होप यू ऑल एंजॉयड इट. बाकी मोहित भी आता रहेगा बीच बीच में. अब तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम दोबारा? आई होप नेक्स्ट वीक. अच्छा, मैड्रिड का वापस तो देखूंगा ही सेकंड लेग. राइट. तो भाई ठीक है, होपफुली अगले हफ्ते मोहित दोबारा आएगा. इफ़ यू एंजॉयड दिस पॉडकास्ट मेक श्योर टू लाइक इट, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. हमारे 2 और चैनल्स भी हैं जहाँ पे हम लाइव स्ट्रीम करते हैं, और एक चैनल पे हम लोग इसी पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप बना के डालते हैं. दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. बाकी जो आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए इस चैनल से, वो आपको मुंह दिखाएगा. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप इसको जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी.